तुमको उधर जाना है शायद से। हाँ हाँ ये हेलो 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 अच्छा ये स्ट्रीम एंड स्ट्रीम एंड ऐसे अभी तक तो आया ना। मेरे करना है ना तो यहाँ से सेटिंग्स चैट है ना, ये चैट है इसको ये करना है, ये भी है। अच्छा अच्छा बस नीचे ऐसा ऑप्शन क्या करना है? ठीक बस उतना ही है। और एक सीट सेव कर दूंगा। हाँ ये सेव कर। हाँ हाँ ठीक। माइक म्यूट है क्या? नहीं नहीं हाँ बच्चों आवाज आ रही है क्या? देखो आवाज आ रही है, देखो एक बार चेक करेंगे। आवाज आ रही है, वॉइस ऑल ओके? चेक चेक, यस ओके, जस्ट अ मिनट। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं जीशान सर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने प्यारे ऐप पीजीएमएन ऐप के ऊपर। बच्चों हम यहां पर वन शॉट सीरीज देख रहे हैं और वन शॉट सीरीज के अंदर में आज जो हम चैप्टर देखने वाले हैं वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस एंड रेडिएशन। तो ये चैप्टर के अंदर दो पार्ट्स हैं। जो पहला पार्ट है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस और जो दूसरा पार्ट है वो है रेडिएशन। ठीक है, तो ये दो अलग अलग पार्ट्स हैं। हम शुरू करते हैं पहले पार्ट से, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो बच्चों चैप्टर की शुरुआत होती है बॉयल्स, चार्ल्स और गे लुजैक्स लॉ से। ये तीन लॉज हैं जो शॉर्ट में आपको बताए हुए हैं। आप चाहो तो निकाल लो अपनी बुक, पेज नंबर 56। अगर आप चाहो तो यू कैन ओपन पेज नंबर 56 ऑफ योर बुक। और शुरुआत होती है गैस लॉज से। गैस लॉज, गैस लॉज। तो जो पहला गैस लॉ है बच्चों, पहला गैस लॉ, उसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। उसको हम बोलते हैं बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हमें क्या कहता है? बॉयल्स लॉ हमें कहता है कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अभी यहां पर इसको याद रखने का मेथड मैंने बताया हुआ है, अपने रेगुलर लेक्चर्स के अंदर में भी बताया हुआ है। आपको सिर्फ लिखना है बच्चों पी, वी और टी। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। प्रेशर और वॉल्यूम का जो रिलेशनशिप है वो है बॉयल्स लॉ। वॉल्यूम और टेम्परेचर का जो रिलेशनशिप है वो है चार्ल्स लॉ। और टेम्परेचर और प्रेशर का जो रिलेशनशिप है वो है गे लुजैक्स लॉ।
प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बॉयल्स लॉ, वॉल्यूम टेम्परेचर रिलेशनशिप चार्ल्स लॉ, और टेम्परेचर एंड प्रेशर रिलेशनशिप इज गे-लुजैक्स लॉ। इंग्लिश में पहले बी आता है, फिर सी आता है और फिर जी आता है, बी सी जी, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। हम जब भी किसी इनमें से किसी दो का रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो तीसरे को कांस्टेंट रखेंगे, इनमें से जब भी किसी दो का रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो तीसरे को कांस्टेंट रखेंगे। तो अभी हम प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं, तो हम किसको कांस्टेंट रखेंगे? टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देंगे। तो जब प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रख देंगे, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चों हमारा अगला लॉ है चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ, चार्ल्स लॉ में क्या बोला है? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां पे हम प्रेशर को कांस्टेंट रख देंगे। और जो तीसरा लॉ है वो है गे-लुजैक्स लॉ, गे-लुजैक्स लॉ। और गे-लुजैक्स लॉ क्या कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यहां पे किसको कांस्टेंट कर देंगे? वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे। यहां पे किसको कांस्टेंट कर देंगे बच्चों? वॉल्यूम को कांस्टेंट कर देंगे, ठीक है। अभी जस्ट 2 मिनट हुआ है, स्टार्ट होके 2 मिनट हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ एंड गे-लुजैक्स लॉ। इन तीनों लॉ को कंबाइन करके एक इक्वेशन लिखा गया, P1V1/T1 इज इक्वल टू P2V2/T2। इन तीनों को कंबाइन करके हम ऐसा भी लिख सकते हैं। और इसके बाद यहां से बनाया गया है बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन। यहां से बनाया गया है आइडियल गैस इक्वेशन। तो अब मैं आपको बता दूं कि आपको यहां पे दो चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर ऑफ मोल्स जो हमारा होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, ये हमको बुक में दिया हुआ है, ये हमको काम में आने वाला है, इसको आपको याद रखना है। तो नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला होता है मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास, या नहीं तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स in 1 mole of gas upon number of molecules in 1 mole of gas, ठीक है। इसी चीज को बच्चों हम सिंबल में भी लिख सकते हैं, इसी चीज को हम सिंबल में भी लिख सकते हैं, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स हम क्या लिख सकते हैं? मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास विच इज ऑल्सो इक्वल टू नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। ये Na क्या है? Na हमारा है बच्चों एवोगाड्रोस नंबर। Na ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ गैस है। तो यहां पर जो हमारा Na है, Na को हम एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं, एवोगाड्रोस नंबर भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू फिक्स होती है, वो होती है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 एटम्स और मॉलिक्यूल्स। ये आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। 1 मोल सब्सटेंस के अंदर में इतने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, 1 मोल सब्सटेंस के अंदर में इतने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं। ये आपको याद रखना। नंबर ऑफ मोल के 2 फॉर्मूला हैं जो हमको आगे काम में आने वाले हैं, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात आप समझ गए होंगे। बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, गे-लुजैक्स लॉ। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो ये गैस लॉस बता दिया। नेक्स्ट इज आइडियल गैस इक्वेशन, ठीक है। लेक्चर अभी स्टार्ट हुआ, 5 मिनट हो गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे बच्चों आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है? इसका पहला रूप आपको बता रहा हूं, PV इज इक्वल टू NRT। यहां P क्या है? प्रेशर है, V वॉल्यूम है, N नंबर ऑफ मोल है,
आर जो है, आर क्या है, टी टेम्परेचर है, टी टेम्परेचर है। आर क्या है, आर को हम बोलते हैं यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। आर को हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। गैस चाहे कोई सा भी रहे, आर की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। गैस चाहे कोई सा भी रहे, कैपिटल आर की वैल्यू हमेशा फिक्स होती है। और वो वैल्यू क्या होती है, वो वैल्यू स्टैंडर्ड यूनिट में 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है। 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होती है, जो आपको याद रखना है, ये आपको वैल्यू याद रखनी है। स्टैंडर्ड यूनिट में ये वैल्यू इतनी होती है। तो ये तो हो गया आइडियल गैस इक्वेशन का पहला रूप, है ना। अब मैं आपको दिखाता हूं आइडियल गैस इक्वेशन का दूसरा रूप। तो दूसरा रूप आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, पीवी इक्वल टू एन के बी टी, है ना। तो यहां पे पी क्या है, पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन क्या है, एन है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, टी टेम्परेचर है, के बी क्या है, के बी को हम बोलते हैं बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। के बी इज अवर बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, है ना। इसकी भी वैल्यू फिक्स है 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। क्या है बच्चों, जूल पर केल्विन, ये आपको याद रखना है। अब ये दूसरा वाला इक्वेशन कैसे आया, दूसरा वाला इक्वेशन बच्चों कैसे आया है, वो हम जरा देख लेते हैं। तो देखो नाउ PV इज इक्वल टू एनआरटी, पीवी इक्वल टू एनआरटी है। अब यहां हमें क्या करना है, यहां सिंपली स्मॉल एन की जगह पर रख दो एन अपॉन एन ए इंटू आर इंटू टी। ये अभी अभी आपको बताया था नंबर ऑफ मोल के लिए, मैंने नंबर ऑफ मोल्स को क्या लिख सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रोस नंबर, ठीक है। बुक में बॉयल्स लॉ अलग बोल रहे, हा हा हा। P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V बोलो या P इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V बोलो या V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू P बोलो, बात तो भैया एक ही है ना। ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, ये बात तो एक ही है ना। इसको उधर भेजो, उसको उधर भेजो, एक ही बात है ना भाई। बुक में आपको अलग दिख रहा है क्या, ओम, समझा क्या? चलिए आगे बढ़ते हैं। N अपॉन एन ए आर टी, ठीक है। तो भैया हाँ, ये हमको दिया हुआ, ठीक। अब यहां पर ध्यान से देखो, R भी एक कांस्टेंट है, Na भी एक कांस्टेंट है। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट विल गिव यू अ न्यू कांस्टेंट, कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट मिल जाएगा। तो ये हम लिखेंगे पीवी इज इक्वल टू भैया एन इंटू के बी टी, है ना। तो यहां पे देखो कि हियर हियर के बी हमारा क्या है, के बी है हमारा आर अपॉन एन ए, आर अपॉन एन ए को ही हमने के बी लिखा है। कांस्टेंट अपॉन कांस्टेंट एक नया कांस्टेंट, है ना। तो आर की वैल्यू होती है 8.314 और एन ए हमारा होता है 6.022 इंटू 10⁻23। तो जब तुम इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो इसको सॉल्व करके 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन, यही वाली वैल्यू हमें मिल जाती है। देख लो यहां पर, समझ में आई है बात। और उसका स्टैंडर्ड यूनिट कैसे आया है वो भी बता देता हूं। स्टैंडर्ड यूनिट कैसे आया है, तो देखो पीवी इक्वल टू एन के बी टी, पीवी इक्वल टू एन के बी टी। तो यहां पे के बी क्या होगा, के बी होगा पीवी अपॉन एन टी। अब देखो प्रेशर इंटू वॉल्यूम वर्क डन होता है, तो इसका यूनिट होता है जूल। ये तो नंबर है, नंबर का कोई यूनिट नहीं होता। और टेम्परेचर के लिए हो जाएगा केल्विन, तो यहीं से आ जाता है जूल पर केल्विन। तो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का स्टैंडर्ड यूनिट क्या आ गया बच्चों, जूल पर केल्विन। सर ये वैल्यू कैसे याद रखनी है, कैसे याद रखनी है, ये तो बस डायरेक्टली आप याद कर लो कुछ भी करके। अगर आपको याद नहीं है, नहीं होता है मान लो ये वैल्यू, तो आप क्या कर सकते हो, इन दोनों को डिवाइड कर दो। इन दोनों को देखो 10⁻23 है, ये ऊपर जाएगा तो 10⁻⁻23 बन जाएगा। 10⁻23 ऊपर जाके क्या बन जाएगा, 10⁻⁻23 बन जाएगा। तो
8/6, इसको 8 बोलो, इसको 6 बोलो, 8/6 करोगे तो लगभग 1.3 तुमको मिल जाएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वैल्यू याद नहीं हो रही है तो आप इन दोनों वैल्यूज को याद रखो, इन दोनों वैल्यूज का रेशियो निकालोगे तो तुमको ये मिल जाएगा, वो तुमको मिल जाएगा, है ना। तो आप बस इन दोनों को याद रखो, इन दोनों को पुट करने के बाद आपको वो मिल जाएगा बच्चों। ठीक है, तो उम्मीद है यहां तक आपको बात समझ में आई होगी। आइडियल गैस इक्वेशन के दो रूट, पीवी इक्वल टू एनआरटी एंड पीवी इक्वल टू एनकेबीटी, ये दोनों इक्वेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, हम आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, बिहेवियर ऑफ अ गैस। तो गैस के बिहेवियर के बारे में बताया गया है। ठीक है, 8.314 अपॉन में है, क्या है सर फर्स्ट नंबर, अपॉन कहां अपॉन में दिख रहा है, जूल ऊपर है, मोल पर केल्विन नीचे है, मोल इंटू केल्विन नीचे है। हाँ अपॉन में है या ऊपर है भाई, ये ऊपर है ना, या ऐसा है जूल पर मोल पर केल्विन, है ना, ये यूनिट है इसकी, ये यूनिट है। ठीक है, हाँ यहां पे भी ऊपर में 8.314 है ना, चलेगा। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बिहेवियर ऑफ गैस। कुछ नहीं है, तो छोटी सी बात है, यहां पर कुछ नहीं, यहां पर बताया है कि भाई गैस जो है उसके अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, और क्योंकि उनके गैस के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं तो हमको एवरेज चीजों की बात करनी पड़ती है। किसकी बात करनी पड़ती है, एवरेज वैल्यूज की हमको यहां पर बात करनी होती है। ठीक है, तो यहां पर एवरेज चीजों की बात करनी होती है हमको, तो हम एवरेज वेलोसिटी का भी एवरेज निकालते हैं, काइनेटिक एनर्जी का भी एवरेज निकालते हैं, इन सारी चीजों का हम क्या निकालते हैं बच्चों, एवरेज निकालते हैं। इन सारी चीजों का हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। ठीक है, अब यहां पर मैं आपको एक दो फॉर्मूला इंट्रोड्यूस कर देता हूं जो आपको आगे काम आएंगे। ठीक है, तो हाँ दूंगा इंपॉर्टेंट भी दूंगा, घबराने की बात नहीं। तो यहां पर बच्चों मैं क्या करता हूं, आपको यहीं के यहीं मैं एवरेज वेलोसिटी के बारे में बता देता हूं। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी बोलो या एवरेज स्पीड बोलो, है ना, उसको मैं लिख रहा हूं v एवरेज लिखो, या आप सिंपली v लिख के ऊपर ऐसा बार दे दो, ये एवरेज वेलोसिटी बन जाएगी। तो ये क्या होगा बच्चों, ये होगा v1 प्लस v2 प्लस डॉट 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 प्लस vn अपॉन n, ये हमको मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी। सारे मॉलिक्यूल्स के वेलोसिटी को ऐड करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल से डिवाइड कर दो, आपको मिल जाएगी एवरेज वेलोसिटी। आपको क्या मिल जाएगी, एवरेज वेलोसिटी। इसी को हम मीन वेलोसिटी भी बोलते हैं, एवरेज वेलोसिटी ऑल्सो कॉल्ड एज मीन वेलोसिटी। ये इसका फॉर्मूला है जो आपको ध्यान में रखना है। नंबर 2 आपको ध्यान में रखना है मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। मीन स्क्वायर वेलोसिटी में क्या है, वेलोसिटी लो, उसका स्क्वायर करो और वेलोसिटी का स्क्वायर करके उसका मीन कर दो। तो वेलोसिटी का स्क्वायर करके मीन कर दो, ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये क्या होता है, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस सारे वेलोसिटी का स्क्वायर कर दिया, सारी जितने भी मॉलिक्यूल्स थे सबके वेलोसिटी का स्क्वायर किया और उन सबका एवरेज निकाल दिया, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, तो ये तुमको मिल जाएगा भैया मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको बता देता हूं यहां पर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी का स्क्वायर करके मीन करो और बस उसमें रूट डाल दो, मतलब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा दो। तो वेलोसिटी का स्क्वायर करो, स्क्वायर का मीन करो और उसके ऊपर लगा दो रूट, यानी सारी वेलोसिटीज का पहले स्क्वायर कर लो और उन सब का क्या निकाल दो, उन सब का एवरेज निकाल दो और उसको लगा दो रूट। तो स्क्वायर रूट जैसे तुमने लगा दिया वो बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। जैसे ही तुमने स्क्वायर रूट लगा दिया वो बन जाएगा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, वो बन जाएगा
रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, तो ये 3 टाइप की वेलोसिटीज हैं, इसको ध्यान में रखो। कौन सी है? मीन वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, और यहां पर एक और रिलेशनशिप हमको ध्यान में रखना है। रिलेशनशिप क्या ध्यान में रखना है? ये भी बुक में आपको डेरिवेशन के अंदर में ये रिलेशनशिप दिया हुआ है जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं। ठीक है, और वो रिलेशनशिप क्या है भैया? वो रिलेशनशिप मैं आपको बता देता हूं कि भाई Vx स्क्वायर इज इक्वल टू Vy स्क्वायर इज इक्वल टू Vz स्क्वायर इज इक्वल टू 1/3 टाइम्स V स्क्वायर। अब देखो, जब भी हम किसी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल के वेलोसिटी के 3 कंपोनेंट्स होते हैं, x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट। ठीक है, तो ये एक रिलेशनशिप है, इसको आपको डायरेक्टली याद रख लेना है बच्चों कि किसी भी मॉलिक्यूल के वेलोसिटी के x कंपोनेंट का एवरेज उसके y कंपोनेंट के एवरेज के इक्वल होता है, जो कि उसके z कंपोनेंट के एवरेज के इक्वल होता है, जो कि उसके वेलोसिटी के स्क्वायर अपॉन 3 होता है, जो कि उसके वेलोसिटी का स्क्वायर अपॉन 3 होता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ये कैसे आया मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। तो देखो यहां बता देता हूं, देख लो एक बार। तो देखो, हमको पता है कि v जो होता है वो क्या होता है? Vxi प्लस Vyj प्लस Vz, ऐसा होता है। तो अब यहां पर ये x कंपोनेंट है वेलोसिटी का, ये y कंपोनेंट है, ये z कंपोनेंट। तो ये वेलोसिटी का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट एंड z कंपोनेंट, ये वेलोसिटी लिखा है मैंने वेक्टर फॉर्म में, वेलोसिटी लिखा है वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, अब अगर मैं वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड निकालूं तो इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? Vx का स्क्वायर प्लस Vy का स्क्वायर प्लस Vz का स्क्वायर। इस वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड, देखो आपने पढ़ा होगा, कोई भी वेक्टर अगर मैं लिखता हूं, मान लो मैं लिखता हूं फोर्स लिखता हूं 2i प्लस 3j प्लस 4k, तो ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा मालूम? इस फोर्स का मैग्नीट्यूड ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, बात एक ही है, वो हो जाएगा रूट अंडर 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ऐसा होगा फोर्स का मैग्नीट्यूड। वैसे ही यहाँ वेलोसिटी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड ये होगा vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर प्लस vz स्क्वायर। तो ये हमारा समझो vx है, ये vy है और ये vz है, vx vy एंड vz, इस तरह से हमको दिया है तो हमने ऐसा लिख दिया। अब काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशन के हिसाब से, ठीक है, काइनेटिक थ्योरी के अजम्पशन के हिसाब से वेलोसिटी का जो कंपोनेंट x के अलोंग होता है, वेलोसिटी का जो कंपोनेंट x के अलोंग होता है वही कंपोनेंट y के अलोंग होता है, वही कंपोनेंट z के अलोंग होता है। मतलब गैस कभी भी नाइंसाफी नहीं करता, जितना प्रेशर वो x के अलोंग लगाता है उतना ही प्रेशर y के अलोंग लगाता है, उतना ही प्रेशर z के अलोंग लगाता है। तो अगर हर तरफ इक्वल प्रेशर लगाना है तो हर तरफ वेलोसिटी भी क्या चाहिए? इक्वल चाहिए। इसीलिए वेलोसिटी का x कंपोनेंट, y कंपोनेंट और z कंपोनेंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर वो इक्वल है तो फिर मैं इसको क्या लिख सकता हूं? मैं इसको लिख सकता हूं रूट अंडर vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर प्लस vx स्क्वायर। तो ये रूट अंडर क्या आ जाएगा बच्चों? 3 टाइम्स vx का स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। देखो, तो अगर मैं इसके आगे का लिखूं तो यह आ जाएगा v इज इक्वल टू रूट 3 इंटू vx, बाहर आ जाएगा। और अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं तो v स्क्वायर मेरा क्या आ जाएगा? 3 टाइम्स vx का स्क्वायर आ जाएगा। तो मेरा vx स्क्वायर क्या हो जाएगा? 3 को उधर भेज दो तो मेरा v स्क्वायर जो है, vx स्क्वायर जो है वो मेरा आ जाएगा v स्क्वायर बाई 3। vx स्क्वायर क्या आ जाएगा? v स्क्वायर बाई 3। यही देखो, यही रिलेशनशिप है, vx स्क्वायर v स्क्वायर बाई 3, vx स्क्वायर v स्क्वायर बाई 3, vx स्क्वायर v स्क्वायर बाई 3। ये चीज यहां दिखाता हूं, ये देखो। तो vx स्क्वायर क्या हो गया बच्चों? vx स्क्वायर इज v स्क्वायर बाई 3, vx स्क्वायर क्या आ गया है? v स्क्वायर बाई 3। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये आपको बात समझ में आई होगी। तो बस इस रिलेशनशिप को आपको याद रखना है। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आइडियल गैस एंड रियल गैस, ये आईएमपी है, ये 1 मार्क्स के लिए आता है, ये ध्यान दे दो। आईएमपी, बड़ा बड़ा आंख खोल के देख लो, आईएमपी क्वेश्चन, आईएमपी आईएमपी तुमच्यासाठी आईएमपी।
मला आईएमपी दिया, आईएमपी दिया, आईएमपी दिया, आईएमपी आला रे आला, है ना। तो आइए बच्चों, यहां पर देखो ये आइडियल गैस एंड रियल गैस देख रहे हैं। आइडियल गैस क्या होता है, रियल गैस क्या होता है बच्चों, ये पूछते हैं वो एग्जाम में। तो यहां पर याद रखो आइडियल गैस क्या होता है, आइडियल गैस क्या होता है। तो आइडियल गैस के बारे में 2-3 बातें लिख रहा हूं मैं, ठीक है। पॉइंट नंबर 1, नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नो इंटरमॉलिक्यूलर यानी जीरो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जीरो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। आइडियल गैस वो गैस होती है जिनके अंदर में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होता है। नंबर टू, डेंसिटी इज कांस्टेंट। ये जो गैसेस होती हैं इनकी डेंसिटी क्या होती है, कांस्टेंट होती है। नंबर 3, ओबेज ऑल गैस लॉज, जितने भी गैस लॉज है सबको ओबे करता है एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर, obeys all gas laws at all temperatures and pressure, सभी टेम्परेचर और प्रेशर पे ये सारे गैस लॉज को ओबे करता है, सारे गैस लॉज को ओबे करता है, ठीक है। समझ रहे बात, देख लो। नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डेंसिटी इज कांस्टेंट, ओबेज ऑल गैस लॉज एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स। और चौथा और आखिरी पॉइंट, molecules are point masses, molecules are point masses, molecules बहुत छोटे होते हैं, बहुत नन्हे मुन्ने से होते हैं, they are point masses। ये चार बातें आइडियल गैस के बारे में याद रखना, ये चार बातें आइडियल गैस के बारे में याद रखना, ठीक है। अच्छा, अब एक और बात याद रखो, रियल गैस, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट दे रहा हूं, रियल गैस कैन बिहेव एज एन आइडियल गैस। रियल गैस को भी हम आइडियल बना सकते हैं, कैसे? टेम्परेचर को बढ़ा दो और प्रेशर को घटा दो, टेम्परेचर को बढ़ा दो और प्रेशर को घटा दो। अगर ये दो कंडीशंस तुमने रख दी तो फिर जो रियल गैस है उसका बिहेवियर भी आइडियल बन जाएगा, ठीक है। यही डेफिनेशन लिखेंगे तो चलेगा, ऑफ कोर्स चलेगा। चलेगा क्या? दौड़ेगा बाबा, है ना, जोर जोर से दौड़ेगा। ये 4 पॉइंट डेफिनेशन के अंदर में लिख दो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। और रियल गैस कैन बिहेव एज आइडियल गैस एट हाई टेम्परेचर एंड लो प्रेशर, ठीक है। उम्मीद है बात समझ में आई होगी, है ना। चलिए आगे बढ़े बच्चों, ये पॉइंट्स आप देख रहे हो, लिख रहे हो क्या साथ साथ? चलिए आगे बढ़े। हाँ जी, आइए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह है, ठीक है। हाँ, नेक्स्ट पॉइंट पे हमारे अजम्पशंस ऑफ केटीजी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर कुछ अजम्पशंस है। वो अजम्पशन क्या है हम फटाफट एक बार पढ़ लेते हैं। तो पहला अजम्पशन ये है कि गैस कंसिस्ट ऑफ, है ना, पहला अजम्पशन है गैस कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एज गैस मॉलिक्यूल्स। तो गैस के अंदर में बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं, छोटे छोटे, है ना, तो उनको हम गैस मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ सेम गैस आर आइडेंटिकल, किसी भी एक गैस के जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब आपस में एक जैसे ही होते हैं, ठीक है। ये जो भी मॉलिक्यूल्स है वो रिजिड होते हैं और परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर्स होते हैं। मॉलिक्यूल्स कैसे होते हैं? रिजिड, रिजिड मतलब कड़क, कड़क, है ना, और परफेक्टली इलास्टिक स्फीयर होते हैं। परफेक्टली इलास्टिक का मतलब होता है कि जब उनकी आपस में टक्कर होती है तो उनकी काइनेटिक एनर्जी में कोई लॉस नहीं होता। जब भी उनकी आपस में टक्कर होती है तो काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होता। परफेक्टली इलास्टिक मतलब नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। द गैस मॉलिक्यूल्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग, कंटिन्यूअसली मूव कर रहे हैं इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस with all possible velocity, that is in the state of random motion,
तो गैस के मॉलिक्यूल्स कैसा मोशन परफॉर्म करते हैं? गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडम मोशन परफॉर्म करते हैं, हर दिशा में मूव कर रहे हैं विथ ऑल पॉसिबल वेलोसिटीज। किसी की वेलोसिटी 1 है तो किसी की 2 है तो किसी की 3 है, किसी की इन्फिनिटी है ना। हर प्रकार की वेलोसिटीज आपको देखने को मिलेगी, है ना। गैस का ये पूछ सकते हैं, बिल्कुल पूछ सकते हैं। ये इसको भी मैं दे देता हूं, ये भी आईएमपी सवाल है, ये भी पूछ सकते हैं। स्टेट द अजम्पशंस ऑफ केटीजी, है ना। देखो, स्टेट द फंडामेंटल अजम्पशंस ऑफ द काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, 2 नंबर के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल पूछ सकते हैं ये, ठीक है। तो आपको ये अजम्पशंस बताने होंगे, सिंपल सिंपल से अजम्पशंस है, देखो मैंने समझाया अभी आपको ये सब, ठीक है। और क्या है, ड्यूरिंग रैंडम मोशन मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर के वॉल के साथ भी उनकी टक्कर होती है। तो मॉलिक्यूल्स आपस में भी टकराते हैं और कंटेनर, जिस कंटेनर में उसको रखा है उसके वॉल के साथ भी उनकी टक्कर होती रहती है। ये जितने भी कोलिजन्स हैं, ये जितने भी कोलिजन्स होते हैं, ये सारे के सारे कोलिजन्स कैसे होते हैं? परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होते हैं, मतलब नो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। मॉलिक्यूल्स हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करता है, कांस्टेंट स्पीड के साथ ट्रेवल करता है बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स। किसी भी दो कोलिजन के बीच में टक 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 टक, ये सारे स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करते हैं, ठीक है। टाइम टेकन फॉर द कोलिजन इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स एंड एवरेज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस रिमेन्स कांस्टेंट। यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी डेंसिटी ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट। इसका मतलब है कि डेंसिटी ऑफ गैस रिमेन्स कांस्टेंट, ठीक है। तो ये पॉइंट्स है बच्चों, इसको अच्छे से याद कर लेना, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल से पॉइंट है। सर 4 पॉइंट्स किया तो चलेगा? चलेगा, बिल्कुल चलेगा, है ना। लेकिन ये सारे के सारे कर लो, इसमें से जितने याद रहे उतने एग्जाम में लिख देना, ठीक है, चलेगा। आगे बढ़े। तो ये थे assumptions ऑफ केटीजी। हाँ, और भी है यहाँ पे, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स आर नेग्लिजिबल, मतलब मॉलिक्यूल्स के बीच में कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं है, ना ही कोई फोर्स ऑफ रिपल्शन है। एक्चुअल वॉल्यूम ऑक्युपाइड बाय द गैस मॉलिक्यूल्स इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर्ड टू टोटल वॉल्यूम ऑफ द गैस, मतलब कोई भी एक सिंगल मॉलिक्यूल जो है वो कुछ ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई नहीं करता, पूरा का पूरा गैस ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करता है, पर एक सिंगल मॉलिक्यूल उसके सामने नेग्लिजिबल स्पेस ऑक्युपाई करता है, ठीक है। डायग्राम बताओ थर्ड वाली, कहां डायग्राम कहां दिख रहा है भाई आपको, ठीक है, डायग्राम कहां दिख रहा है बाबा? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेंपरेचर, मतलब ये बता रहे हैं कि गैस की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर होती है, ये बता रही है, ठीक है। तो बस आगे बढ़ जाइए, यही हमारे assumptions थे। नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट आ रहा है बच्चों मीन फ्री पाथ, है ना। मीन फ्री पाथ क्या होता है, ठीक है। तो द मीन फ्री पाथ डेफिनेशन पढ़ो, ये भी इंपॉर्टेंट है। मीन फ्री पाथ सिंगल स्टार दे रहा हूं मैं इसको। मीन फ्री पाथ इज द एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए मूविंग पार्टिकल, है ना, बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, है ना। तो एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, सिंपल शब्दों में, है ना। मॉलिक्यूल्स के स्टार्टिंग में देखा था वो कहां बाबा? बुक का पेज नंबर बताओ ना मुझे, बुक का पेज नंबर बताओ ना, बुक में से पेज नंबर बताओ सुमित, बुक में से पेज नंबर बताओ, है ना। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स, है ना। किसी भी दो कोलिजन के बीच में, किसी भी दो कोलिजन के बीच में का जो डिस्टेंस है उसका एवरेज निकाल लोगे तो तुमको मिलेगा मीन फ्री पाथ। अब देखो, एक मॉलिक्यूल है, यहां से उसने शुरू किया, यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां चला गया, ठीक है। तो अब तुम देखो बच्चों, जब मॉलिक्यूल यहां से यहां गया, फिर यहां से यहां, फिर ऐसा, फिर ऐसा, ठीक है। तो जब ये यहां से यहां गया, यहां पहला कोलिजन हुआ, पहला कोलिजन, फिर यहां आया दूसरा कोलिजन, फिर यहां आया तीसरा कोलिजन, फिर यहां आया चौथा कोलिजन, ठीक है। तो 1 2 3 4, 4 कोलिजन हुए। कितने फ्री पाथ है? ये पहला फ्री पाथ है λ1, ये दूसरा फ्री पाथ है λ2, ये वाला तीसरा फ्री पाथ है λ3, ये वाला चौथा फ्री पाथ है λ4। यहाँ पे 4 फ्री पाथ है, तो यहाँ मीन फ्री पाथ क्या हो जाएगा? मीन फ्री पाथ हो जाएगा λ1 प्लस λ2 प्लस λ3 प्लस λ4 अपॉन 4, ऐसा लिखो, या इसको जनरल फॉर्म में लिख देते हैं। मीन फ्री पाथ जो होता है वो हो जाएगा λ1 प्लस λ2 प्लस डॉट डॉट प्लस λn अपॉन n,
ऐसा भी आप इसको लिख सकते हो। ये हो गया हमारा फॉर्मूला मीन फ्री पाथ का। ये फॉर्मूला किसका हो गया बच्चों? मीन फ्री पाथ का। अब मीन फ्री पाथ का एक फॉर्मूला और है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। तो मीन फ्री पाथ का एक फॉर्मूला तो ये हो गया, ये जनरल फॉर्मूला है। अब एक और फॉर्मूला आपके बुक में दिया है मीन फ्री पाथ का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। मीन फ्री पाथ का एक और फॉर्मूला। तो देखो, जो हमारा मीन फ्री पाथ होता है वो होता है 1/√2 पाई √2 पाई n/v इंटू डी का स्क्वायर। ठीक है, ये भी एक फॉर्मूला है जो आपके बुक में दिया हुआ है, आपको ये याद रखना है बच्चों। यहां पे कौन सा टर्म क्या है मैं आपको बता देता हूं। डी जो है वो डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल है, डायमीटर ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी एक मॉलिक्यूल का जो डायमीटर है वो हमारा डी है। एन हमारा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है। और वी हमारा क्या है? वी है वॉल्यूम ऑफ गैस, वी है वॉल्यूम ऑफ गैस। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो ये एक फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है। और इस फॉर्मूला का एक रूप और है, वो भी आपको बता देता हूं। एक रूप तो ये है, इसका एक रूप और है, वो भी बता देता हूं। देखो, हमको पता है कि पीवी हमारा क्या होता है? पीवी होता है NKBT, ये आइडियल गैस इक्वेशन का रूप है। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो हम क्या लिख सकते हैं? N/V इज इक्वल टू P/KBT। देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके ऐसा लिख सकते हैं क्या? ये वाली वैल्यू उठाओ N/V की और कहां पुट कर दो? यहाँ पे पुट कर दो। तो यहाँ पे पुट करेंगे तो नाउ हमारा मीन फ्री पाथ क्या बन जाएगा? मीन फ्री पाथ बन जाएगा बच्चों 1/√2 पाई N/V के जगह पर P/KBT इंटू डी का स्क्वायर। तो उसको ऐसा भी लिख सकते हो, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2, ये दो अलग अलग रूप हैं, ये दो अलग अलग रूप हैं किसके भाई? मीन फ्री पाथ के। ठीक है, इसके ऊपर भी एमसीक्यूज आ सकता है। एमसीक्यूज में वो क्या पूछेंगे कि बताइए मीन फ्री पाथ डायमीटर पे किस तरह से डिपेंड करता है। तो डायमीटर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इस तरह की सिंपल मीन फ्री पाथ प्रेशर पे कैसे डिपेंड करता है, तो प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना? तो इस तरह से वो बातें आपसे सिंपल एमसीक्यूज में इसके ऊपर पूछेंगे। ठीक है, इसको लैम्डा से क्यों इंडिकेट करते? अब उसकी मर्जी है भाई। लैम्डा जो है ना वो डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। आप देखो, वेवलेंथ के लिए भी हम लैम्डा यूज करते हैं। तो जब भी डिस्टेंस की बात आती है, अब मीन फ्री पाथ भी एक तरह का डिस्टेंस ही है, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स। किसी भी दो कोलिजन के बीच का डिस्टेंस के ही हम लैम्डा बोल रहे हैं। तो भाई लैम्डा हम जनरली डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं, लैम्डा जनरली हम डिस्टेंस के लिए यूज करते हैं। समझे क्या बच्चों? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, मीन फ्री पाथ बताइए, सीधा सीधा फॉर्मूला पूछ दिया है कि बताइए मीन फ्री पाथ क्या है। तो आपको बस सही वाला फॉर्मूला पहचानना है ना? 1/√2 पाई ND स्क्वायर। कहां है? ये देखो, ये सही वाला फॉर्मूला है। स्मॉल n जो है वो हमारा N/V। तो ये हमारा करेक्ट फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डायरेक्ट फॉर्मूला भी आपसे एग्जाम में पूछ सकते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन दे देंगे, बताएंगे सही फॉर्मूला कौन सा है। मल्टीपल चॉइस में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, बहुत अच्छी बात। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा डेरिवेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VIP है ना? 3 स्टार दे रहा हूं। प्रेशर ऑफ आइडियल गैस, ये पूरे फिजिक्स का वन ऑफ द मोस्ट क्रिटिकल डेरिवेशन है ना? तो इसको जरा अच्छे से समझ लो। ठीक है, प्रेशर ऑफ अ गैस। बच्चों जनरली हम जब बात करते हैं प्रेशर ऑफ गैस की, ठीक है, तो प्रेशर ऑफ गैस में हमें क्या ध्यान रखना होता है? हमें ध्यान ये रखना होता है, देखो ध्यान हमें ये रखिए, 4 मार्क्स के लिए सवाल आ सकता है। ठीक है, तो अभी यहां पर और कई बार आया ये सवाल, बहुत बार आया, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस। डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस, ये आपको मिलेगा पेज नंबर 58 पे। ये आपको मिलेगा बच्चों पेज नंबर 58 के ऊपर, ये आपको देखने को मिलेगा। ठीक है,
तो आप चाहो तो ये निकाल लो, डायग्राम वगैरह देखो यहां पर दिया हुआ है, डायग्राम वगैरह यहां पर दिया हुआ है, देख लो एक बार। तो यस, तो चलिए इस डेरिवेशन को देखते हैं, इसको हम किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पर बच्चों मैं आपको बताता हूं, देखो सबसे पहले प्रेशर निकालना है। क्या निकालना है? प्रेशर निकालना है। तो प्रेशर क्या होता है? प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया। ये आपको बच्चे बच्चे को मालूम है कि प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अब यहां पर आ, अच्छा गुड, कॉलेज में भी आया था, यस आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो हमको निकालना है बच्चों प्रेशर, गैस कितना प्रेशर लगाता है। तो प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। और फोर्स क्या होता है? फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम अपॉन टाइम। फोर्स होता है चेंज इन मोमेंटम। तो प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स पे, प्रेशर डिपेंड करता है फोर्स पे, और फोर्स डिपेंड करता है चेंज इन मोमेंटम पे। तो मतलब हमको क्या करना होगा बच्चों? हमको चेंज इन मोमेंटम निकालना होगा, है ना। अच्छा 2022 में पूछा है तो 2023 में पूछने का चांस थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बिल्कुल भी चांस नहीं हो सकता है रिपीट हो जाए, क्या भरोसा, है ना। लेकिन ये बात सच है कि 2022 में यानी इस साल पूछा था, तो भाई मतलब लास्ट ईयर पूछा था, तो इस साल पूछने का चांस थोड़ा कम है ना। तो आप बच गए, लेकिन फिर भी इसको कर लो सेफ्टी पर्पस के लिए, ठीक है। तो हम निकालेंगे चेंज इन मोमेंटम। एक बार चेंज इन मोमेंटम निकल गया तो फोर्स मिल जाएगा, फोर्स मिल गया तो प्रेशर मिल जाएगा, इससे ये मिल जाएगा और इससे ये मिल जाएगा। पहले हम एक मॉलिक्यूल की बात करेंगे और फिर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए उसको ऐड कर देंगे। पहले एक मॉलिक्यूल के लिए निकालेंगे एक मॉलिक्यूल कितना प्रेशर लगा रहा है, और फिर सारे मॉलिक्यूल्स के लिए उसको ऐड कर देंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, यहां पर शुरू करते हैं बच्चों, ठीक है। शुरुआत करते हैं। तो इमेजिन करो एक मॉलिक्यूल, इमेजिन करो एक मॉलिक्यूल, ठीक है। तो यहां सपोज हमारा कंटेनर का वॉल है, एक मॉलिक्यूल इस प्रकार से आ रहा है बच्चों, मॉलिक्यूल ऐसा आ रहा है। इस मॉलिक्यूल की वेलोसिटी vx है ना, इसका मास m है, और ये मॉलिक्यूल इस तरह से जा रहा है। टक्कर खाने के बाद ये मॉलिक्यूल वापस आएगा, टक्कर खाने के बाद ये मॉलिक्यूल जो है जिसका मास m है, ये इस प्रकार से वापस आएगा। जितने स्पीड से गया था उतने ही स्पीड से वापस आएगा, जितने स्पीड से गया था उतने ही स्पीड से वापस आएगा। क्यों? क्योंकि जो कोलिजन्स हैं ऐसा अज्यूम किया गया है केटीजी के एजम्पशन में, ठीक है। वन शॉट है ये चैप्टर, वन शॉट है, आज एक शॉट में ये पूरा उड़ाना है हमको, ठीक है। हाँ, तो मैं क्या बता रहा था कि केटीजी के अजम्पशन में हमने ये अज्यूम किया हुआ है कि सारे कोलिजन्स परफेक्टली इलास्टिक है। परफेक्टली इलास्टिक यानी काइनेटिक एनर्जी का कोई लॉस नहीं होना चाहिए। जितने स्पीड से मॉलिक्यूल आया उतने ही स्पीड से वापस जाना चाहिए, जितने स्पीड से आया उतने ही स्पीड से वापस जाएगा। क्यों? बेस्ड ऑन द assumption of KTG that all the collisions are perfectly elastic, so no loss of kinetic energy। जितने स्पीड से आया है उतने ही स्पीड से वापस जा रहा है। तो इसका चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। चेंज इन मोमेंटम निकालते हैं। तो चेंज इन मोमेंटम क्या होगा? फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम। अब फाइनल मोमेंटम क्या है? ये फाइनल मोमेंटम है, ये वाला फाइनल है, तो ये तो नेगेटिव है, उधर जा रहा है तो नेगेटिव है, तो माइनस m इंटू वी एक्स, है ना, माइनस P1, P1 कितने से आ रहा हो? तो वो आ रहा प्लस m इंटू वी एक्स। ये देखिए आ रहा है पॉजिटिव, जा रहा है नेगेटिव, है ना। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो माइनस एम वी एक्स ऐसा हो जाएगा, और ये हो जाएगा माइनस 2 mvx। तो ये क्या हो जाएगा? चेंज इन मोमेंटम हमारा आ गया माइनस 2 mvx। दिस इज द चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, चेंज इन मोमेंटम ऑफ द मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम बोलेंगे मोमेंटम ट्रांसफर टू द वॉल, मोमेंटम ट्रांसफर्ड टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। तो वो मोमेंटम क्या हो जाएगा? वो इसका पॉजिटिव वैल्यू ले लेना है 2mvx, ठीक है। तो सेम वैल्यू रहेगी, बस इसका पॉजिटिव वैल्यू लेना है। मॉलिक्यूल का मोमेंटम इतना चेंज हुआ तो वॉल का मोमेंटम कितना होगा? प्लस 2mvx, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है? तो 2mvx चेंज इन मोमेंटम निकाल लिया, 2mvx। टाइम हमारा क्या है? टाइम हमारा डिस्टेंस बाय स्पीड होता है ना। टाइम हमारा क्या होता है? टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन, मैं लिख रहा हूं टाइम बिटवीन
टू सक्सेसिव कोलिजन्स, टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव कोलिजन्स, दो सक्सेसिव कोलिजन्स के बीच का जो टाइम है, तो टाइम होता है डिस्टेंस बाय स्पीड। टाइम क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस बाय स्पीड, है ना। तो यहां पर कुछ बातें हैं जो आप चाहो तो यहां पर लिख सकते हो। देखो ये क्यूब है, क्यूब की लंबाई क्या है? क्यूब की लंबाई है एल, है ना। तो टाइम में लिखूंगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 2l अपॉन vx ऐसा लिखना होगा, 2l अपॉन vx, ये टाइम हो गया अपना, ठीक है। तो किसी भी दो कोलिजन के बीच में लगने वाला टाइम 2l अपॉन vx, ठीक है। ओके ओके अनूप, ओके ओके, ठीक है, ओके। तो ये हो गया चेंज इन मोमेंटम, ये हो गया टाइम। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा, अब ये फोर्स अलोंग द एक्स एक्सिस है, ये चेंज इन मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस है, चेंज इन मोमेंटम अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो फोर्स क्या हो जाएगा? फोर्स हो जाएगा चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस अपॉन टाइम। तो चेंज इन मोमेंटम अलोंग एक्स एक्सिस क्या है? 2mvx है अपॉन टाइम। टाइम क्या है? टाइम है 2l अपॉन vx, 2l अपॉन vx। तो यहाँ 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा और ये पलटी खा के mvx स्क्वायर अपॉन l हो जाएगा। ये हो जाएगा mvx स्क्वायर अपॉन l, mvx स्क्वायर अपॉन l। तो इसी को मैं अगले पेज पे लिख देता हूं, यानी कोई भी एक मॉलिक्यूल एक्स एक्सिस के अलोंग कितना फोर्स लगा रहा है? mvx स्क्वायर अपॉन l, इतना फोर्स लगा रहा है। तो ये एक मॉलिक्यूल की बात हो गई है, ये एक मॉलिक्यूल की बात हो गई। तो एक मॉलिक्यूल की बात हुई है तो इसको मैं fx1 लिख देता हूं, यहां vx1 लिख देता हूं, ठीक है। तो टोटल फोर्स क्या हो जाएगा बच्चों? टोटल फोर्स विल बी नथिंग बट fx1 प्लस fx2, ऐसा करते करते प्लस fxn तक, n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल तक हमको जाना पड़ेगा। तो टोटल फोर्स के लिए मैं क्या लिख सकता हूं? fx1 क्या है? mvx1 का स्क्वायर अपॉन l प्लस mvx2 का स्क्वायर अपॉन l, है ना, प्लस डॉट डॉट प्लस mvxn का स्क्वायर अपॉन l। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब ऐसा लिखने के बाद क्या हो जाएगा? ऐसा लिखने के बाद हम कॉमन निकाल सकते हैं। क्या कॉमन निकाल सकते हैं? m को कॉमन निकाल लो और l को कॉमन निकाल लो। अगर इनको हम कॉमन निकाल लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा vx1 का स्क्वायर प्लस vx2 का स्क्वायर प्लस डॉट 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 प्लस vxn का स्क्वायर, ये देखिए ऐसा बचेगा। अब यहां पर हम एक एक्स्ट्रा चीज कर रहे हैं, एक्स्ट्रा ये कर रहे हैं कि यहां n से डिवाइड कर दो और यहां n से मल्टीप्लाई कर दो। इससे फायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूं, इसका फायदा क्या है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो इसका फायदा बच्चों ये होगा कि अब यहां पर ये हमारा देखिए, ये पूरी की पूरी चीज क्या है? ये एक्चुअली मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। देखो मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इस पूरे के जगह पर मीन स्क्वायर वेलोसिटी लिख दूंगा। तो मैं लिख रहा हूं हमारा जो फोर्स है वो हमारा क्या हो जाएगा? nm अपॉन l। और ये देखिए ये सारे x कंपोनेंट, देखो सारे x1 x2 x3, तो ये सारे x कंपोनेंट है, यानी ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी का x कंपोनेंट, ठीक है। अब आपको एक रिलेशनशिप बताया था, आपको रिलेशनशिप क्या बताया था कि मीन स्क्वायर वेलोसिटी का जो x कंपोनेंट है इसको मैं क्या लिख सकता हूं? nm अपॉन l, और इसको मैं लिख सकता हूं v स्क्वायर अपॉन 3। देखो ये आपको बताया था, इसका और इसका रिलेशनशिप आपको बताया था मैंने बच्चों। देखो इसका और इसका रिलेशनशिप आपको बताया था, स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि इन दोनों का रिलेशनशिप ये होता है। तो ये आ गया बच्चों हमारा टोटल फोर्स। तो टोटल प्रेशर क्या हो जाएगा? टोटल प्रेशर हो जाएगा टोटल फोर्स अपॉन टोटल एरिया, है ना। तो यहां पे मैं आपको ये बता दूं ये कौन सा फोर्स है? यह फोर्स अलोंग दी एक्स एक्सिस, यह फोर्स अलोंग दी एक्स एक्सिस। तो यह टोटल प्रेशर अलोंग दी एक्स एक्सिस इज फोर्स अलोंग दी एक्स एक्सिस अपॉन दी एरिया। अब हम कौन से एरिया की बात कर रहे हैं? जब हम ये वेसल लेंगे बच्चों, जब हम ये वेसल लेंगे तो इस वेसल के अंदर ये जो एरिया है इस एरिया की बात कर रहे हैं, है ना। तो किसी भी एक फेस का जो एरिया है वो क्या होगा? एल स्क्वायर होगा। तो ये हो जाएगा एफ एक्स अपॉन एल का स्क्वायर, ठीक है। तो एफ एक्स अपॉन एल का स्क्वायर हमें करना है। तो एफ एक्स अपॉन एल का स्क्वायर मतलब एन एम अपॉन, यहां पहले से एल है तो एल इंटू एल का स्क्वायर, और ये हो जाएगा वी स्क्वायर मीन स्क्वायर वेलोसिटी अपॉन 3। अब देखिए ये हो जाएगा बच्चों एल क्यूब, और एल क्यूब इस कंटेनर का वॉल्यूम है।
एल क्यूब जो है इस कंटेनर का वॉल्यूम एल क्यूब है। इस कंटेनर का वॉल्यूम बोलो या गैस का वॉल्यूम बोलो, बात एक ही है। कंटेनर का वॉल्यूम बोलो या गैस का वॉल्यूम बोलो, बात एक ही है। तो ऊपर हो जाएगा n इंटू एम, नीचे हो जाएगा एल क्यूब इंटू वी स्क्वायर अपॉन 3। तो 3 को इधर लिख देता हूं बच्चों। तो यही हमारा टोटल प्रेशर भी है, यही हमारा टोटल प्रेशर भी है ना, यही हमारा टोटल प्रेशर भी है। इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, देखो यही हमारा टोटल प्रेशर है। जो प्रेशर गैस एक्स के अलोंग लगा रहा है वही प्रेशर गैस सभी दिशा में लगा रहा है। जो एक्स के अलोंग वही वाई के अलोंग वही जेड के अलोंग, और वही हमारा टोटल प्रेशर भी है, वही हमारा टोटल प्रेशर भी है। तो इसी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, प्रेशर ऑफ गैस इज नथिंग बट 1/3 इनटू, ये है मास ऑफ गैस और ये है वॉल्यूम ऑफ गैस। तो मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस विल गिव यू डेंसिटी ऑफ गैस इनटू वी आर एम एस का स्क्वायर, है ना। ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, इसको हम बोल रहे हैं मीन स्क्वायर वेलोसिटी, मीन स्क्वायर वेलोसिटी। यही हमारा डेरिवेशन है बच्चों। उम्मीद है कि आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है। थियरी में क्या लिखे, थियरी में ये सब लिखो कि ये जो बॉक्स है इसकी लंबाई l है, इस बॉक्स का वॉल्यूम l क्यूब है, और है ना जितने भी कोलिजन्स है वो इलास्टिक हैं, जितने भी कोलिजन्स है वो इलास्टिक हैं। तो ये सारी डिस्क्रिप्शंस तुम यहां पर लिख सकते हो, ठीक है, चलेगा। हाँ, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड बता रहे हो यहाँ पे, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं, ठीक है। अब यहाँ पे एक और रिलेशनशिप है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की, वो भी आपको बता देता हूं। तो देखो बच्चों, अभी अभी हमने डिराइव किया प्रेशर। प्रेशर क्या डिराइव किया हमने, डिराइव किया प्रेशर ऑफ द गैस इज 1/3, यह है मास ऑफ द गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ द गैस इनटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है, ठीक है। तो अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, प्रेशर इज 1/3, ये मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस, ये डेंसिटी ऑफ गैस है, इनटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ऐसा लिख दो। और यहां से p को उधर भेजो, रो को उधर भेजो, तो ये हो जाएगा 3p/रो इज इक्वल टू, ये मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। अब दोनों साइड में स्क्वायर रूट लगा दूं, यहां भी स्क्वायर रूट लगा दो और यहां भी स्क्वायर रूट लगा दो, तो यही बन जाती है हमारी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ठीक है। तो इसको ऐसा लिखो, या इसी फॉर्मूला को लिखने का एक मेथड और भी है, वी आर एम एस रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात है। जो कि क्या आ गया बच्चों, 3 इंटू पी अपॉन डेंसिटी, 3 इंटू पी अपॉन रो, 3 इंटू पी अपॉन रो, ठीक है। अब इसको हम कन्वर्ट भी कर सकते हैं टेम्परेचर के टर्म्स में। कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं इसको टेम्परेचर के टर्म्स में, फेकोलॉजी, यस फेकोलॉजी सर कहा करते हैं, बहुत अच्छी बात है ना। तो यहां पर बच्चों कैसे हम इसको टेम्परेचर के टर्म्स में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं वो देख लो। तो ये इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकते हैं, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं। अभी जो फॉर्मूला आपको बता रहा हूं उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स आते हैं, है ना। तो हमको पता है बच्चों कि जो हमारा आइडियल गैस इक्वेशन है वो क्या है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। ये आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इक्वल टू एनआरटी, है ना। अब इसको मैं लिख रहा हूं पीवी इज इक्वल टू, ये मास ऑफ गैस अपॉन मोलर मास इंटू आर इंटू टी, ऐसा लिख सकता हूं। नंबर ऑफ मोल्स को मैंने क्या लिखा, मास अपॉन मोलर मास। वॉल्यूम को उधर भेज दो, वॉल्यूम को उधर भेज दोगे तो ये हो जाएगा एम आर टी अपॉन वॉल्यूम इंटू मोलर मास, ये ऐसा हो जाएगा। देखो वॉल्यूम को उधर भेज दिया, वो वॉल्यूम यहां आ गया। अब ये जो रेशियो है मास अपॉन वॉल्यूम, यही तो डेंसिटी होती है गैस की, यही गैस की डेंसिटी होती है। तो ये रो आर टी अपॉन मोलर मास हो जाएगा, और रो को इधर ले लो तो P बाई रो इज इक्वल टू आर टी बाई एम। यहीं से हम बोल सकते हैं बच्चों कि दिस इंप्लाइज दैट P बाई रो इज इक्वल टू आर टी अपॉन मोलर मास, आर टी अपॉन मोलर मास। इस रिलेशनशिप को ना यहां पुट कर दो तो ये यही चीज क्या बन जाएगी, रूट अंडर 3RT अपॉन मोलर मास। तो मैंने क्या किया है, P बाई रो के जगह पर RT बाई M लिख दिया है। यहां से हमें पता चलता है कि VRMS इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ T एंड VRMS इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ मोलर मास। VRMS is directly proportional to root of temperature and VRMS is inversely proportional to root of molar mass.
इसी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, तो हम लिख सकते हैं V1 अपॉन V2 इज इक्वल टू रूट अंडर T1 अपॉन T2। तो इसके ऊपर अपने क्वेश्चंस आते हैं। याद रखना कि टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में पुट करना, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में पुट करना, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में पुट करना, टेम्परेचर को हमेशा केल्विन में पुट करना। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चंस भी हैं। हाँ, नेक्स्ट है इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक एनर्जी, इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो हम यहां पे बच्चों काइनेटिक एनर्जी का एक्सप्रेशन निकालने वाले हैं। ठीक है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। ठीक है, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो यहां पे हम क्या देख रहे हैं बच्चों, रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर हम देखने वाले हैं। इसके पहले हमने क्या देखा था, इसके पहले हमने देखा था रिलेशनशिप ऑफ आरएमएस वेलोसिटी एंड टेम्परेचर, रिलेशन बिटवीन आरएमएस वेलोसिटी एंड टेम्परेचर। और अब हम देख रहे हैं रिलेशनशिप बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। बच्चों ये वन शॉट लेक्चर है, तो इसमें ये मत पूछा करो कि लेक्चर कब तक चलेगा। लेक्चर तब तक चलेगा जब तक चैप्टर फिनिश ना हो जाए, बस इतनी सी बात है ना। तो आप मान के चलो और आधा पौन घंटा और, है ना, उसके बाद चैप्टर फिनिश। देखो ज्यादा डिफिकल्ट पार्ट हमारा ओवर हो चुका है, अब इसके बाद आसान आसान चीजें हैं जो फटाफट होती चली जाएंगी। रेडिएशन वाला पार्ट बहुत इजी है, मेन मुश्किल था काइनेटिक थियरी जो हमारा ऑलमोस्ट फिनिश हो गया है। इसके बाद रेडिएशन शुरू होगा, वो बहुत इजी है, वो फटाफट हो जाएगा हमारा। ठीक है, घबराने की बात नहीं है। ठीक है, ऑलराइट, तो ये समझा क्या, चलो आगे बढ़ते हैं। रिलेशन बिटवीन काइनेटिक एनर्जी एंड टेम्परेचर। तो यहां पर देखो मैं क्या लिख रहा हूं बच्चों, इसको सॉल्व करने के अलग अलग मेथड से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो अभी अभी हमने देखा कि जो प्रेशर ऑफ द गैस है वो क्या होता है 1/3 ये है मास ऑफ गैस अपॉन वॉल्यूम ऑफ गैस इनटू वी आरएमएस का स्क्वायर, आरएमएस वेलोसिटी का स्क्वायर, है ना, आरएमएस वेलोसिटी का मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसको हम क्या बोल सकते हैं, मीन स्क्वायर वेलोसिटी बोल सकते हैं। तो ये हमारी मीन स्क्वायर वेलोसिटी, ये हमने देखा था। अब देखो यहां पर हम क्या कर सकते हैं बच्चों, ये पूरा का पूरा मास ऑफ गैस है, ये पूरा का पूरा क्या है, मास ऑफ गैस है ना। तो मैं क्या करता हूं, 3 और v को उठाओ और इनको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा 3pv इज इक्वल टू मास ऑफ गैस इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो इस पूरे के जगह पर मैंने क्या लिख दिया, मास ऑफ गैस इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब क्या करो, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दो, तो ये 3/2 pv हो जाएगा और ये 1/2 मास ऑफ गैस इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब देखो हाफ mv स्क्वायर ही तो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, यही तो हमारा काइनेटिक एनर्जी होता है, जो कि क्या आ गया 3/2 pv, है ना। तो ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। तो देयरफॉर यही हमारी काइनेटिक एनर्जी है, दिस इज अवर काइनेटिक एनर्जी, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। तो हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या आ गई, 3/2 pv आ गई है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ गई 3/2 pv। अब हमको पता है कि pv को हम क्या लिख सकते हैं, ऑल्सो pv को हम क्या लिख सकते हैं, pv को हम लिख सकते हैं nRT। तो pv के जगह पर हम nRT, ये जो pv है इसके जगह पर हम nRT लिख लो, या नहीं तो pv के जगह पर हम nkbt भी लिख सकते हैं, nkbt भी लिख सकते हैं, बात तो एक ही है। तो आप ये अलग अलग रूप दिखा दिया मैंने, तो आप इसको ऐसा लिख लो, या आप इसको ऐसा लिख लो, या आप इसको ऐसा लिख लो, ये सब एक ही चीज है। पता ये चला कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि बाकी सारी चीजें अगर कांस्टेंट मान लें तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं, तो किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होती है। मतलब हम बोल सकते हैं कि E1/E2 इज इक्वल टू T1/T2। यहां भी टेम्परेचर को केल्विन में ही रखना पड़ेगा, यहां भी टेम्परेचर को केल्विन में ही रखना पड़ेगा। ठीक है, सब न्यूमेरिकल वाले फॉर्मूला है। यस, ये सारे फॉर्मूला इस रेशियो के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, और पीछे भी अभी आरएमएस वेलोसिटी का रेशियो देखा, उसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, सीधा सीधा न्यूमेरिकल्स आते हैं, इसके ऊपर बस वैल्यू पुट करो और आंसर आ जाएगा। तो उम्मीद है ये बात भी आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट हमारा बच्चा आता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो
यस, तो द एनर्जी एसोसिएटेड, ये लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि एनर्जी एसोसिएटेड with each degree of freedom, energy associated with each degree of freedom is equal to half kBT. Energy associated with each degree of freedom of a molecule is equal to half kBT. यही हमारा लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है। यही बच्चों हमारा क्या है? लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी है। अब ये डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है इसके बारे में मैं आपको बताता हूं, उसके पहले आइए देखते हैं ये स्लाइड। डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम आप इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 2 स्टार दे रहा हूं मैं इसको। पूछेंगे कि बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है, पूछेंगे कि बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता क्या है। तो देखो इसका मैं आपको सिंपल डेफिनेशन दे देता हूं, इसका सिंपल डेफिनेशन दे देता हूं मैं आपको कि टोटल नंबर ऑफ वेज in which a system can have energy, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच अ सिस्टम कैन हैव एनर्जी, है ना। बस ये सिंपल सा डेफिनेशन है डिग्री ऑफ फ्रीडम का, इसको याद कर लो, आपका काम आसान हो जाएगा। सिंपल सा डेफिनेशन दिया है मैंने बच्चों, टोटल नंबर ऑफ वेज इन विच सिस्टम कैन हैव एनर्जी, सिस्टम कितने प्रकार से एनर्जी को स्टोर कर सकता है। सिस्टम यानी गैस, सिस्टम हमारा क्या है? हमारा सिस्टम जो है वो है गैस। तो गैस जो है वो कितने रूप में एनर्जी को स्टोर कर सकता है, उसी को हम बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, है ना। अब यहाँ पे अलग अलग गैस के लिए हम डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, तो हम शुरू कर रहे हैं मोनो एटॉमिक गैस, है ना। तो याद रखो कि मोनो एटॉमिक गैस जो है ये मोनो एटॉमिक गैस है, तो इसके वेलोसिटी का एक एक्स कॉम्पोनेंट हो सकता है, इसके वेलोसिटी का वाई कॉम्पोनेंट हो सकता है, और इसके वेलोसिटी का जेड कॉम्पोनेंट हो सकता है। तो इसके पास 3 टाइप की एनर्जी होंगी, एक हाफ एम वी एक्स स्क्वायर, एक होगी हाफ एम वी वाई का स्क्वायर, और एक होगा हाफ एम वी जेड का स्क्वायर। तो कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया इसके पास? इसके पास 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम इसके पास आ गया 3, और तीनों ट्रांसलेशनल है। यहाँ पे आप देखो तो तीनों ऑल ट्रांसलेशनल, ये सारे ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है ना, ये सारे ट्रांसलेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। 1 2 3, यानी एनर्जी को वो 3 तरह से रख सकता है, एनर्जी का कुछ हिस्सा इधर, एनर्जी का कुछ हिस्सा इधर, और एनर्जी का कुछ हिस्सा इधर। तो एनर्जी को वो 3 रूप में स्टोर कर सकता है। इसका रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी नेग्लिजिबल होगा, इसीलिए इसके पास सिर्फ ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इसके पास नहीं होता है। तो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे बढ़िए, बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़िए। अच्छा ये हेडिंग क्या दिया हुआ है? डायटोमिक दिया हुआ है, ठीक है। एक आप ये जो हेडिंग है डायटोमिक गलती से दे दिया है, यहां आप लिख लो मोनो एटॉमिक, है ना। यहां क्या है बच्चों? ये किसके लिए? ये है मोनो एटॉमिक। तो मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो गया? मोनो एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया 3, है ना। अब हम बात करते हैं डायटोमिक गैस की, हम बात करते हैं डायटोमिक गैस की। अच्छा मोनो एटॉमिक गैस का एग्जाम्पल मैं लिख देता हूं। मोनो एटॉमिक गैस का एग्जाम्पल क्या होगा? हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सब एग्जाम्पल हो गया मोनो एटॉमिक गैस, ये सारे मोनो एटॉमिक है ना। और मैं आपको बताता हूं डायटोमिक का, तो डायटोमिक जैसे H2 है ना, H2, N2, O2, Cl2, ये सब जो है डायटोमिक गैस। अब डायटोमिक गैस आप इस तरह से ड्रॉ कर सकते हो, और डायटोमिक गैस के पास मैं इस तरह से ये एक्सिस ड्रॉ करता हूं। तो 3 एक्सिस है, एक्स वाई और जेड। तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी ये घूम सकता है गोल गोल, तो इसके अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, वाई के अबाउट कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, और जेड के अबाउट इसका कुछ मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। तो इसके पास 3 ट्रांसलेशन, यानी हाफ एम वी एक्स स्क्वायर रहेगा, हाफ एम वी वाई स्क्वायर रहेगा, और हाफ एम वी जेड स्क्वायर रहेगा। ये 3 ट्रांसलेशन वाले तो रहेंगे ही, साथ साथ रोटेशन वाले 2 रहेंगे। तो हाफ आई वाई इंटू ओमेगा वाई का स्क्वायर रहेगा हमारे पास, और हाफ आई जेड इंटू ओमेगा जेड का स्क्वायर रहेगा। ये वाला नेग्लिजिबल हो जाएगा, एक्स के अलावा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो क्या हो जाएगा? नेग्लिजिबल हो जाएगा। तो
3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, 3 ट्रांसलेशनल और 2 रोटेशनल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम। रूम टेम्परेचर पे 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम, हायर टेम्परेचर पे 2 और आ जाएंगे तो 7 हो जाएगा। हायर टेम्परेचर पे 7, पर रूम टेम्परेचर पे इसके पास सिर्फ और सिर्फ 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम होते हैं। फिर हम बात करते हैं बच्चों पॉली एटॉमिक गैस के बारे में। हम बात करेंगे पॉली एटॉमिक गैस के बारे में। तो पॉली एटॉमिक गैस के लिए क्या होगा बच्चों? पॉली एटॉमिक गैस के लिए जैसे एग्जांपल दे देता हूं आपको, जैसे एग्जांपल ले लो आप अमोनिया का एग्जांपल ले लो, अमोनिया, ओजोन, O3 है ना, ETC। तो यहां पर पॉली एटॉमिक गैस में क्या होता है, आप मॉलिक्यूल को इस प्रकार से इमेजिन कर सकते हो। ये हमारा मॉलिक्यूल है, अब मैं यहाँ एक्सिस दिखा देता हूं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये हमारा कौन सा एक्सिस हो गया? वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा बच्चों जेड एक्सिस हो गया। मॉलिक्यूल ऐसा भी घूम सकता है, ऐसा भी घूम सकता है, ऐसा भी घूम सकता है, और ट्रांसलेशन भी कर सकता है और रोटेशन भी कर सकता है, दोनों भी चीजें कर सकता है। तो 3 ट्रांसलेशनल, हाफ mvx², हाफ mvy², हाफ mvz², 3 ट्रांसलेशनल और 3 रोटेशनल। अब ये तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है, ये तीनों एक्सिस के अबाउट रोटेट कर सकता है। तो ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी लिख रहा हूं मैं, ये क्या है? यह रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी हाफ I⍵²। 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा बच्चों? 6 हो जाएगा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या हो जाएगा? 6। पॉली एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाता है 6। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये बात भी आपको समझ में आई होगी, है ना। नेक्स्ट हेडिंग आ गई है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो नेक्स्ट हेडिंग पे आ जाओ, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो यहां पर एक रिलेशनशिप है मेयर्स फॉर्मूला। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है? अमाउंट ऑफ हीट इन जूल रिक्वायर्ड टू रेज 1 ग्राम ऑफ सब्सटेंस बाय 1 केल्विन, है ना। भाई 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट को ही हम क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। तो स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला क्या होता है? स्पेसिफिक हीट का फॉर्मूला होता है डेल्टा Q अपॉन N डेल्टा T, है ना। M डेल्टा T, M लिख लो, है ना। डेल्टा Q अपॉन M डेल्टा T, ऐसा भी लिख सकते हो। ये है, एक मिनट यहां पे बता दूं कुछ बातें, फॉर्मूला दिया नहीं दिया, ठीक है चले। तो मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं इसको ऐसा लिखता हूं, N डेल्टा T, इसको हम बोलते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट। इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? मोलर स्पेसिफिक हीट। इसकी यूनिट क्या होती है? ऊपर जूल है, नीचे मोल है। जूल पर मोल पर केल्विन, तो आप केल्विन भी लिख सकते हो, डिग्री सेल्सियस भी लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये हमारी स्पेसिफिक हीट है। हीट रिक्वायर्ड पर मोल पर डिग्री सेल्सियस। 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए लगने वाली हीट, 1 मोल गैस का टेम्परेचर 1 डिग्री से बढ़ाने वाली लगने वाली हीट को ही हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ठीक है, तो स्पेसिफिक हीट जो है वो किसी भी मटेरियल के लिए कांस्टेंट होता है, और अलग अलग कंडीशंस में उसकी वैल्यू अलग अलग हो जाती है। अब जो मेन चीज है यहां पर वो है मेयर्स फॉर्मूला। मेन चीज जो है वो है मेयर्स रिलेशनशिप। ये हाईली इंपॉर्टेंट है, इसको मैं 3 स्टार दे रहा हूं, मेयर्स रिलेशनशिप। अब मेयर्स रिलेशनशिप जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे बेस्ड है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हमारा क्या कहता है? वो कहता है कि डेल्टा Q इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W। तो U को अभी E लिखा है, तो मैं उसको E ही लिख देता हूं। तो यहां पे E क्या है? इंटरनल एनर्जी। ये इंटरनल एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी। अब ये थोड़ा सा थर्मोडायनेमिक्स का कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा रहा हूं, अगर समझ गया तो बहुत अच्छा है, नहीं समझा तो घबराने की बात नहीं है। देखो मान लो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाए, अगर प्रेशर क्या हो जाए बच्चों? कांस्टेंट हो जाए। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा तो डेल्टा Q हम क्या लिखेंगे? NCP डेल्टा T लिखो। डेल्टा E क्या लिखो? NCV डेल्टा T लिखो। और डेल्टा W क्या लिखो? उसको लिखो P डेल्टा V। क्या लिखो भाई? P डेल्टा V। इसको एक स्टेप और लिखता हूं, इसको लिखता हूं NCP डेल्टा T इज इक्वल टू NCV डेल्टा T प्लस P डेल्टा V को मैं लिख रहा हूं NR डेल्टा T। अब देखो क्या होगा, डेल्टा T डेल्टा T डेल्टा T कैंसिल हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल N और N कैंसिल हो जाएगा। यहां से क्या मिलेगा? Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R।
काम खत्म, पैसा हजम। यही है हमारा मेयर्स फॉर्मूला। यही बच्चों हमारा क्या है, मेयर्स फॉर्मूला है। सीपी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो सीपी हमारा क्या है, सीपी है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, और सीवी क्या है, स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। आर हमारा क्या है, आर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। ये सीपी और सीपी का रिलेशनशिप है। इस रिलेशनशिप को ऐसा भी लिखा जा सकता है, सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर अपॉन जे, जहां जे जो है ना, जे की वैल्यू होती है 4.12। इसको हम बोलते हैं जूल्स इक्विवेलेंट। जूल्स इक्विवेलेंट इसको बोलते हैं। एक और स्पेसिफिक हीट होती है जिसको प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट बोलते हैं, एसपी माइनस एसवी। वो होता है आर अपॉन एमजे, है ना। तो ये एक रिलेशनशिप है और ये एक रिलेशनशिप है। ये प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट, प्रिंसिपल स्पेसिफिक हीट। बस इसको सिंपली याद रख लो, आपका काम हो जाएगा। यही था मेयर्स रिलेशनशिप। उम्मीद है आपको बात समझ में आई होगी। ये एम कौन सा एम है, ये मोलर मास है ना। ये एम जो है वो मोलर मास है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई हो। और फाइनली हम आ रहे हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ ना। अगले टॉपिक की तरफ हम आ रहे हैं बच्चों, कैलकुलेशन ऑफ स्पेसिफिक हीट ऑफ गैसेस। गैसेस की स्पेसिफिक हीट हम कैसे निकाल सकते हैं वो हमको यहां पर बताया गया है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले तो उसने हमें यह बताया कि किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है, किसी भी गैस की जो इंटरनल एनर्जी होती है वो होती है F/2 इंटू एन केबीटी, है ना। किसी भी गैस की इंटरनल एनर्जी क्या होती है, F/2 एन केबीटी होती है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है। तो यह है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। यहां F क्या है, F इज द डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं मोनोएटॉमिक गैस की, तो मोनोएटॉमिक गैस के लिए F क्या होगा, या मैं एक काम करता हूं, मैं जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं यहां पर, रुक जाओ, जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं, है ना। अब देखो बच्चों, यहां पर सीवी का एक फॉर्मूला होता है। सीवी हमारा होता है डीई अपॉन dt। तो जब तुम इसको डिफरेंशिएट करोगे तो क्या मिलेगा मालूम, इसको डिफरेंशिएट करने के बाद मिलेगा सीवी इज इक्वल टू F/2 केबीटी, ठीक है। या इसको तुम एनआरटी भी लिख सकते हो, F/2 एनआरटी, है ना। F/2 एनआरटी भी लिख सकते हो। 1 मोल के लिए N1 हो जाएगा, और ये सिंपली सीवी हो जाता है F/2R, है ना। इस ये जनरल फॉर्मूला लिख दिया सीवी का, ये एनर्जी का जनरल फॉर्मूला हो गया, ये सीवी का जनरल फॉर्मूला हो गया, और सीपी का भी जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं। सीपी हो जाएगा F/2 + 1 × R। तो ये सारे जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। ये सीवी का जनरल फॉर्मूला, ये सीपी का जनरल फॉर्मूला, और ये ई का जनरल फॉर्मूला लिख दिया मैंने। अब यहां से आपको अगर गामा निकालना है तो गामा आप कैसे निकाल सकते हो, गामा हमारा होता है सीपी अपॉन सीवी, ठीक है। तो गामा का भी जनरल फॉर्मूला लिख देता हूं मैं। गामा का जनरल फॉर्मूला होता है 1 + 2/f। ये गामा का जनरल फॉर्मूला हो गया, ठीक है। तो अब आप यहां किसी भी गैस का सीपी निकाल सकते हो, सीवी निकाल सकते हो, और गामा निकाल सकते हो। किसी भी गैस का सीपी, सीवी और गामा हम निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो आइए मैं आपको बताता हूं। तो अगर हम मोनो एटॉमिक गैस की बात करें, अब अगर हम मोनो एटॉमिक गैस की बात करें तो उसका सीपी, सीवी, गामा कैसे निकलेगा, तो सीवी हो जाएगा F/2R, तो वो हो जाएगा 3/2R, क्योंकि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, मोनो एटॉमिक मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम 3, तो F/2R। सीपी क्या हो जाएगा, इसमें +1 कर दो, है ना। 3/2 + 1, तो वो 5/2R, ये हो जाएगा सीपी। और गामा क्या हो जाएगा, गामा हो जाएगा सीपी अपॉन सीवी, या आप बोल सकते हो 1 + 2/f। तो 1 + 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये वाला फॉर्मूला लगा रहा हूं मैं गामा के लिए। तो ये हो जाएगा 3 + 2 5/3, तो गामा आ गया 5/3। ये एक्चुअली 1.66 लिखो या 1.67 लिखो। ये मोनो एटॉमिक का सीवी, सीपी और गामा मैंने यहां पर लिख दिया है। अब चलिए डायटॉमिक का बताता हूं। तो डायटॉमिक के लिए भी सीवी होता है F/2R। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे क्या ले रहे हैं,
5 ले रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 ले रहे हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम अगर 5 है तो मेरा सीवी क्या हो जाएगा, सीवी हो जाएगा 5/2r, है ना, ये मेरा सीवी आ गया। उसके बाद मुझे देखना है हमारा सीपी, तो सीपी क्या होता है, सीपी होता है f/2 + 1 × r। तो f/2 यानी कि 5/2 + 1 × r, ये मेरा सीपी का फॉर्मूला है। तो ये हो जाएगा बेटा 7/2r। तो सीपी मेरा क्या हो जाएगा 7/2r। और अब अगर मुझे गामा निकालना है तो गामा होता है 1 + 2/f, ये गामा का फॉर्मूला है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम पुट कर दो 5, तो 5 + 2 7, तो ये 7/5 हो जाएगा, ये मेरा गामा हो गया। डाई एटॉमिक का इसकी वैल्यू होती है लगभग 1.4। अब हम बात करते हैं पॉली एटॉमिक गैस की। तो पॉली एटॉमिक गैस के लिए सीवी लिख रहा हूं f/2r, ये जनरल फॉर्मूला है। पॉली एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 6 होता है। तो ये हो जाएगा 6/2 × r, जो कि हो जाएगा 3r। ये हो गया सीवी पॉली एटॉमिक गैस के लिए, ठीक है। और सीपी क्या हो जाएगा, सीपी होता है f/2 + 1 × r। तो f/2 यानी 6/2 + 1 × r, तो ये हो जाएगा 3 + 1 × r, तो ये हो जाएगा बच्चों 4r। तो मेरा सीपी क्या आ गया, 4r आ गया। और अब यही मुझे अगर गामा निकालना है तो गामा मेरा होता है cp/cv। तो तुम सीधा यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हो, cp 4r और ये 3r, तो r कट गया, ये 4/3 यानी 1.33, ये मेरा गामा आ गया पॉली एटॉमिक गैस के लिए। ये मेरा क्या आ गया, CpCv मतलब क्या है, Cp मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, Cv मतलब स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। यस। अब यहां पर एक और बात बता दूं आपको, एक एक्स्ट्रा फॉर्मूला आपके बुक में दिया हुआ है। हायर टेम्परेचर पे, एट हाई टेम्परेचर पे आपको क्या करना है बच्चों, जो हमारा गामा है। अब देखो हाई टेम्परेचर पे क्या होगा वो मैं आपको बता देता हूं। अगर आप देखो पेज नंबर बताता हूं, हाँ जी, पेज नंबर आप देख सकते हो बच्चों 64। ये मैं कहां घूम रहा हूं, अभी मैं घूम रहा हूं पेज नंबर 64 पे घूम रहा हूं, ठीक है। तो एट हाई टेम्परेचर क्या हो जाएगा, एट हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन भी आ जाता है। हाई टेम्परेचर कौन आता है, वाइब्रेशन भी आ जाता है। तो हम क्या बोलेंगे, सीवी हमारा बन जाएगा, सेम चीज लिखनी है आपको, बस वहां पर आपको सीवी लिखना है, डिग्री ऑफ फ्रीडम में 3 + f कर देना है इंटू r, है ना। ये हमारा क्या था, ये बेसिकली डिग्री ऑफ फ्रीडम था ना। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम में हमने f ऐड कर दिया है, 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब ये 3 था, 3 + f कर देना है। cp क्या हो जाएगा, cp में आपको ये देखिए 4 था, इसमें +f कर देना है ना। यहां 3 था, यहां +f कर देना है। तो f क्या है, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ये क्या है, वाइब्रेशनल। हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशन होता है, तो ये वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 + f इंटू r, तो गामा हो जाएगा cp/cv। तो r कट जाएगा, तो ये सिंपली हो जाएगा 4 + f अपॉन 3 + f। ये भी गामा की वैल्यू हो गई, किसके लिए, पॉली एटॉमिक गैस के लिए ही है। ये किसके लिए भाई, पॉली एटॉमिक गैस एट हाई टेम्परेचर, पॉली एटॉमिक गैस एट हाई टेम्परेचर। सीपी, सीवी और गामा की ये वैल्यूज हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। वाइब्रेशन के वजह से एफ एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है, उसको एफ बोलते हैं। वाइब्रेशन की वजह से एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है, जिसको हम एफ बोल रहे हैं। वाइब्रेशन की वजह से एडिशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम आ जाता है, जिसको हम एफ बोल रहे हैं। तो इसी के साथ साथ रेडिएशन हमारा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस हमारा फिनिश होता है। अब हम रेडिएशन स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। अब हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू निकाल के दिखानी पड़ती है क्या। हाँ, डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू आपसे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज डिग्री ऑफ फ्रीडम, बताइए डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है, डिफाइन करो डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस, ठीक है। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम फॉर मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक एंड पॉलीएटॉमिक गैसेस। तो पहले तो आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिफाइन करना पड़ेगा, और डिफाइन करने के बाद आपको मोनो, पॉली और मोनो, डाई और पॉली के डिग्री ऑफ फ्रीडम को डिराइव करना पड़ेगा, ठीक है। वो आपको निकाल के वैल्यू लिखनी पड़ेगी, वो वैल्यू कैसे आई वो निकाल के आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां पर रेडिएशन आ गया है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इसको हम समझ लेते हैं। तो देखो जब भी हम कोई बॉडी की बात करते हैं और इसके ऊपर कोई रेडिएशन इंसिडेंट करते हैं,
तो रेडिएशन का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो जो भी तुम एनर्जी डाल रहे हो इस एनर्जी का कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, एनर्जी का कुछ हिस्सा जो है वो आर पार निकल जाता है, इसको बोलते हैं क्यू ट्रांसमिटेड, और कुछ हिस्सा जो है वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो जाता है, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाता है, कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो जाता है। तो यहां पर हम तीन चीजें डिफाइन करते हैं। नंबर 1, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन सबसे पहले हम डिफाइन कर रहे हैं बच्चों, कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन स्मॉल ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसी को हम एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोलते हैं, याद रखो इसी को हम एब्जॉर्प्टिव पावर भी बोलते हैं, एब्जॉर्प्टिव पावर। तो कोएफिशिएंट ऑफ एब्जॉर्प्शन क्या होता है, QA बाई Q होता है, ठीक है। उसी तरह से कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन और कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, वो होता है QR बाई Q, और उसी प्रकार से कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन हमारा क्या होता है, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन हमारा होता है QT बाई Q, कोएफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिशन होता है QT बाई Q। देखो QA बाई Q, QR बाई Q, QT बाई Q, है ना, ये क्या है, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी, fraction of total energy absorbed by the body, fraction of total energy reflected by the body, fraction of total energy transmitted by the body, fraction of total energy transmitted by the body। तो ART है ना। अब यहां पर क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि जो टोटल एनर्जी है वो सम होगा QA का, QR का और QT का, जो भी हम टोटल एनर्जी दे रहे हैं कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो रहा है, कुछ हिस्सा रिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ हिस्सा ट्रांसमिट हो रहा है। मान लो तुमने 100 जूल दिया था तो उसमें से 20 जूल एब्जॉर्ब हो गया, 30 जूल रिफ्लेक्ट हो गया, तो 50 जूल क्या हो जाएगा, ट्रांसमिट हो जाएगा, यस और नो। ये बात समझिए क्या, उम्मीद है आपको बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब यहां पर मैं आपको एक बात बताता हूं, हमको पता है कि Q जो है वो है QA प्लस QR प्लस QT, क्या कर दो दोनों साइड Q से डिवाइड कर दो, दोनों साइड क्या कर दो Q से डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा, इसको स्प्लिट करके लिखो तो QA बाई Q, QR बाई Q और ये हो जाएगा QT बाई Q। तो यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, यही तो हमारा हो जाएगा A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1। तो ये रिलेशनशिप है, अच्छा रिलेशनशिप है, न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर MCQs वगैरह आ सकते हैं, तो इस रिलेशनशिप को हमको ध्यान में रखना है, A प्लस R प्लस T इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहां पर दो टाइप के मटेरियल के बारे में आपको बताया गया है, डायाथर्मनस और एथर्मनस। डायाथर्मनस वो मटेरियल है ना, जो सब कुछ जिसके थ्रू हीट रेडिएशन कैन पास। दो टाइप के मटेरियल है बच्चों, एक को हम बोलते हैं डायाथर्मनस मटेरियल, डायाथर्मनस मटेरियल सब्सटेंसेस है ना, सब्सटेंस, और एक को हम बोलते हैं एथर्मनस सब्सटेंस, ठीक है। डायाथर्मनस एंड एथर्मनस। डायाथर्मनस वो सब्सटेंस है जिनके थ्रू हीट कैन पास, हीट कैन पास इजीली, है ना। और एथर्मनस सब्सटेंस क्या है, हीट कैन नॉट पास इजीली, हीट कैन नॉट पास इजीली, उनको ही हम बोलते हैं एथर्मनस सब्सटेंसेस। एथर्मनस के एग्जांपल है वाटर, वुड, आयरन, कॉपर, मॉइस्ट एयर, मॉइस्ट एयर, वाटर, वुड, आयरन, कॉपर, वाटर, वुड, आयरन, कॉपर, है ना। ये सारे एग्जांपल्स हो गए एथर्मनस के, जिसके थ्रू हीट पास नहीं कर सकती, तो हीट पानी के थ्रू पास नहीं कर सकती है, ठीक है। यस, रेडिएशन बहुत इजी है केटीजी से, तो पानी के थ्रू हीट पास नहीं कर सकती है। मॉइस्ट हवा, उसके थ्रू भी हीट पास नहीं कर सकती। लकड़ी, आयरन, इन सब के थ्रू हीट पास नहीं कर सकती है। तो हीट पास कहां से कर सकती है, ड्राई एयर से। ड्राई एयर के थ्रू हीट आराम से पास कर सकती है, ड्राई एयर के थ्रू हीट आराम से पास कर सकती है। ग्लास, सोडियम क्लोराइड, है ना, ग्लास हो गया, सोडियम क्लोराइड हो गया, NaCl, इन सब के थ्रू हीट आराम से पास कर सकती है। इन सब के थ्रू हीट इतने आराम से पास नहीं कर सकती, इन सब के थ्रू हीट आराम से पास नहीं कर सकती, इन सब के थ्रू कर सकती है ना। तो इस तरह से आपको याद रखना है बच्चों, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
ये आपको बता दिया। हाँ, परफेक्ट ब्लैक बॉडी, फेरी नाम के साइंटिस्ट ने एक बॉडी बनाई थी जिसको हम बोलते हैं फेरीज ब्लैक बॉडी। फेरी ब्लैक बॉडी क्या होती है, ऐसा हॉलो होता है, वो हॉलोस्फीयर, डबल वॉल्ड हॉलोस्फीयर। दो वॉल्स होते हैं, आउटर वॉल और एक इनर वॉल, एक आउटर वॉल, एक बाहर का वॉल होता है, एक अंदर का वॉल होता है। और अंदर में हम लैंप ब्लैक की कोटिंग लगाते हैं, और यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करते हैं। ये जो बीच का स्पेस है, बीच के स्पेस में हम क्या क्रिएट करते हैं, यहाँ बीच वाले स्पेस में हम वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं ताकि कोई भी हीट अंदर से बाहर ना जा पाए। ठीक है, तो यस, ये इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर के लिए आएगा। ठीक है, डायग्राम याद कर लो, अच्छे से डायग्राम याद कर लो और इसका वर्किंग आपको लिख देना है, इसकी वर्किंग आपको लिखनी है। तो जब रेडिएशन अंदर आता है, रेडिएशन जब अंदर आएगा, है ना बच्चों, रेडिएशन जब अंदर आता है तो यहां पर एक कोनिकल प्रोजेक्शन है। रेडिएशन अंदर आएगा, कुछ हिस्सा एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, फिर कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, कुछ एब्जॉर्ब होगा, कुछ रिफ्लेक्ट होगा, और फाइनली ये अंदर में ही पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। रेडिएशन एक बार अंदर गई तो बाहर नहीं आ सकती, अंदर में ही वो पूरा का पूरा एब्जॉर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ही इजी है ये, फेरीज ब्लैक बॉडी बोलते हैं इसको, फेरीज ब्लैक बॉडी, बहुत इजी है। इसका डायग्राम याद कर लो और सिंपल सा वर्किंग है कि जो भी रेडिएशन अंदर आएगा वो अंदर ही एब्जॉर्ब हो जाएगा, बाहर नहीं आ पाएगा। अंदर में हमने लैम्प ब्लैक की कोटिंग लगा के रखी है और बाहर का सरफेस पॉलिश करके रखा है ताकि बाहर से कोई भी रेडिएशन आए तो वो बाहर के बाहर ही चले जाए, बाहर वाला अंदर नहीं आना चाहिए और अंदर वाला बाहर नहीं जाना चाहिए, बाहर वाला अंदर नहीं आना चाहिए और अंदर वाला बाहर नहीं जाना चाहिए। वो जो छोटा सा होल है, ये जो छोटा सा ओपनिंग है, दिस ओपनिंग बिहेव्स एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ये जो ओपनिंग है, दिस ओपनिंग बिहेव्स एज अ परफेक्टली ब्लैक बॉडी। ठीक है, बहुत स्वीट सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है, इसको अच्छे से कर लेना। ठीक है, तो अब हमारे अपने अगले टॉपिक पे, एमिशन ऑफ हीट रेडिएशन। यहां पर बच्चों, यहां पे एक बात बताइए कि भाई अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय बॉडी, बॉडी जो हीट एमिट करती है वो किन चीजों पे डिपेंड करता है, तो भाई वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर ऑफ द बॉडी पे, नेचर ऑफ द बॉडी पे, ठीक है, और सरफेस एरिया ऑफ द बॉडी पे एंड टाइम ड्यूरेशन पे। ये वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर अमाउंट ऑफ हीट एमिटेड बाय अ बॉडी डिपेंड करता है। ये वो फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर अमाउंट ऑफ हीट रेडिएटेड बाय अ बॉडी डिपेंड करता है। तो यहां पर अब हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं, एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं जिसको हम बोलते हैं रेडियंट पावर। क्या बोलते हैं बच्चों, एमिसिव पावर या रेडियंट पावर। ठीक है, तो यहां पे हम एक टर्म डिफाइन कर रहे हैं, एमिसिव पावर, एमिसिव पावर, या उसका एक नाम और है, उसको हम बोलते हैं रेडियंट पावर, रेडियंट पावर। ठीक है, तो जो एमिसिव पावर है, रेडियंट पावर, उसका सिंबल क्या है, आर है। वो क्या होता है, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया। कोई भी बॉडी है जिसका टेम्परेचर टी है तो वो बॉडी एनर्जी एमिट करेगी, किसी भी बॉडी का जिसका टेम्परेचर टी है वो एनर्जी एमिट करेगी। अब ये बॉडी कितनी एनर्जी एमिट कर रही है पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, उसी को हम बोलते हैं रेडियंट पावर। इसकी यूनिट देखेंगे तो ऊपर जूल है, नीचे मीटर स्क्वायर है और सेकंड है, तो जूल पर सेकंड को हम वाट बोलते हैं, तो इसी को हम वाट पर मीटर स्क्वायर भी बोल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट क्या हो जाएगा रेडियंट पावर का, वाट पर मीटर स्क्वायर विल बी द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर रेडियंट पावर, विल बी द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर रेडियंट पावर। ठीक है, इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा एक छोटा सा डेफिनेशन है, छोटा सा डेफिनेशन है। ठीक है, यस, क्वेश्चन ही बहुत ही स्वीट है, इसके घबराने की बात नहीं है। कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन, और मुकेश सर जो है वो अभी आजकल यही केटीजी के न्यूमेरिकल्स करवा रहे हैं ना आपको, तो आप लगे हाथ न्यूमेरिकल्स भी कर लेना। आज सर बुक के भी न्यूमेरिकल्स आज सर करवाने वाले हैं, तो आज शाम में मुकेश सर जो है वो बुक के भी न्यूमेरिकल्स करवाएंगे इसके। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन और एमिसिविटी। तो कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन या एमिसिविटी क्या होता है, तो ये होता है कि भाई एमिसिव पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी अपॉन एमिसिव पावर ऑफ अ ब्लैक बॉडी। ठीक है, तो इट इज अ रेशियो ऑफ एमिसिव पावर ऑफ द सरफेस टू द एमिसिव पावर ऑफ अ परफेक्टली ब्लैक सरफेस। ठीक है, तो ये है ना, यहाँ पे आर क्या है, ई जो है, ई है हमारा एमिसिविटी, जिसको हम कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन भी बोल रहे हैं। आर हमारा क्या है, आर है
रेडियंट पावर बोलो या एमिसिव पावर बोलो ऑफ एन ऑर्डिनरी बॉडी, और आरबी हमारा क्या है, आरबी है रेडियंट पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, तो ये है रेडियंट पावर ऑफ ब्लैक बॉडी, ये है रेडियंट पावर ऑफ ऑर्डिनरी बॉडी। उनके रेशियो को ही क्या बोला जा रहा है, स्मॉल ई बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये हम आ चुके हैं पेज नंबर 68 पे बच्चों, हम आ चुके हैं पेज नंबर 68 के ऊपर। ठीक है, तो देख लो यहां तक हम आ चुके हैं। यहां पर एक बात आपको बता दूं कि अगर कोई बॉडी परफेक्ट एब्जॉर्बर है, यानी फॉर ब्लैक बॉडी, फॉर परफेक्ट एब्जॉर्बर मतलब ब्लैक बॉडी है ना, फॉर परफेक्ट एब्जॉर्बर मतलब कि ब्लैक बॉडी के लिए क्या होगा, यानी ब्लैक बॉडी को ब्लैक बॉडी से ही कंपेयर कर रहे हैं, तो उस केस में ई मेरा क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा आरबी अपॉन आरबी, जो कि इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो वहां स्मॉल ई की वैल्यू जो है वो 1 हो जाती है। तो याद रखना परफेक्ट एब्जॉर्बर के लिए स्मॉल ई की वैल्यू 1 हो जाती है, यानी परफेक्ट एब्जॉर्बर के लिए, यानी ब्लैक बॉडी के लिए स्मॉल ई की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। वही अगर हम बात करें परफेक्ट रिफ्लेक्टर की, तो फॉर परफेक्ट रिफ्लेक्टर, अगर कोई बॉडी परफेक्ट रिफ्लेक्टर है तो उसके लिए स्मॉल ई की वैल्यू क्या हो जाती है बच्चों, 0 हो जाती है। वो कुछ भी एमिट नहीं करेगा। जो परफेक्ट रिफ्लेक्टर है, सब कुछ रिफ्लेक्ट कर दे रहा, वो कुछ भी एमिट नहीं करेगा। परफेक्ट रिफ्लेक्टर सब कुछ एमिट कर दे रहा तो कुछ भी एमिट नहीं, हाँ ए जैसा, यस, इसके लिए एब्जॉर्प्टिव पावर भी 1 होता है और एमिसिव पावर भी 1 होता है। और परफेक्ट रिफ्लेक्टर के लिए एब्जॉर्प्टिव पावर भी 0 होता है और एमिसिव यानी एमिसिविटी भी उसकी 0 होती है। तो एब्जॉर्प्टिविटी भी 0 है ना, और एमिसिविटी भी 0। ठीक है, समझ गया। तो अब जब कुछ एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा तो कुछ एमिट भी नहीं करेगा, और ये सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है, इसीलिए सब कुछ एमिट भी कर रहा है। सब कुछ एब्जॉर्ब कर रहा है तो सब कुछ एमिट भी कर रहा है। ठीक है, चलो समझ में आ गई होगी। अगला है किरचॉफ लॉ बड़ा स्वीट सा लॉ है। ये क्या कहता है कि अगर मान लो ये एक बॉडी है, ये दूसरी बॉडी है और ये तीसरी बॉडी है, मान लो हमने 3 बॉडीज ले ली है ना, इसका जो रेडियंट पावर है वो R1 है, इसका रेडियंट पावर R2 है, और ये ब्लैक बॉडी है ना। तो ये एक ऑर्डिनरी बॉडी है, ऑर्डिनरी बॉडी नंबर 1, ये है ऑर्डिनरी बॉडी नंबर 2, और ये है ब्लैक बॉडी। ये क्या है बच्चों, ब्लैक बॉडी। तो ये हो जाएगा रेडियंट पावर ऑफ दी ब्लैक बॉडी। ठीक है, और इसका कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्टिव पावर होगा, इसका कुछ ना कुछ एब्जॉर्प्टिव पावर होगा, और इसका एब्जॉर्प्टिव पावर तो हमको पता है क्या होता है, 1 होता है, ब्लैक बॉडी का 1 होता है। तो किरचॉफ लॉ क्या कहता है, किरचॉफ लॉ कहता है कि अगर सारी बॉडीज सेम टेम्परेचर पे है, तो R1 by A1 will be equal to R2 upon A2 will be equal to RB upon A of black body। अब ब्लैक बॉडी का तो ये क्या होता है, ये इक्वल टू 1 होता है। तो हम बोल सकते हैं कि किसी भी बॉडी का जो R अपॉन A का रेशियो है वो R ऑफ ब्लैक बॉडी होता है, और R ऑफ ब्लैक बॉडी तो कांस्टेंट होता है, एमिसिव पावर ऑफ ब्लैक बॉडी कांस्टेंट होता है। तो हम बोल सकते हैं कि R by A इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो हम बोल सकते हैं कि R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, यानी एमिसिव पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्जॉर्प्टिव पावर, यानी हम बोल सकते हैं कि गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स, गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। बस इतना लिख दो, आपका काम हो जाएगा। गुड एब्जॉर्बर्स आर गुड एमिटर्स। ठीक है, यही है हमारा किरचॉफ लॉ। इसको बस स्टेटमेंट लिखना, स्टेटमेंट लिखने के बाद ये सारी चीज लिख देना, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बस 1-2 टॉपिक्स और बचे हैं और चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा बच्चों। बस चैप्टर हमारा अंत की ओर आ चुका है। तो यहां पर देखिए स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ ब्लैक बॉडी रेडिएशन, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ठीक है, तो यहां पर क्या बताया जा रहा है, यहां पर बताया जा रहा है कि कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होता है
वो एनर्जी एमिट करता है। कोई भी बॉडी जिसका टेम्परेचर 0 केल्विन से ज्यादा होता है वो कुछ ना कुछ एनर्जी एमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। ठीक है, तो अब ब्लैक बॉडी जो है वो हर प्रकार के रेडिएशन को एमिट करता है, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है, उसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। तो ब्लैक बॉडी जो है वो 0 से शुरू होता है, 0 से शुरू होकर कहां जाता है, इंफिनिटी तक चला जाता है। ये ग्राफ इंफिनिटी तक चला गया, तो ये 0 से शुरू हुआ और कहां तक चला गया, इंफिनिटी तक। तो ये हर प्रकार के रेडिएशंस एमिट कर रहा है। नीचे में क्या है, वेवलेंथ है। तो कोई भी ब्लैक बॉडी जो होती है वो हर प्रकार का वेवलेंथ एमिट करती है। ऊपर रेडियंट पावर है R। तो कोई भी ब्लैक बॉडी जो होती है वो 0 से लेकर के इंफिनिटी तक हर प्रकार के वेवलेंथ को एमिट करती है। देखिए हर प्रकार के वेवलेंथ को वो बॉडी एमिट करती है। कुछ वेवलेंथ ज्यादा मात्रा में एमिट करती है तो कुछ वेवलेंथ कम मात्रा में एमिट करती है, लेकिन एमिट तो करती है। ग्राफ नहीं आएगा, ये बेसिकली जो आता है वो कौन आता है बताता हूं मैं आपको, स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं, सीधा जो चीज आएगी वो है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। ये आता है सीधा सीधा, ये मैं आपको 5 स्टार दे रहा हूं। हाईली हाईली वेरी वेरी हाईली इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, बहुत ही खतरनाकली इंपॉर्टेंट। ठीक है, वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ आएगा। व्हाट इज वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, और इसके ऊपर कॉम्बिनेशन में एक न्यूमेरिकल भी देंगे। ठीक है, तो वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पूछेंगे और कॉम्बिनेशन में एक न्यूमेरिकल देंगे। तो इस टाइप का सवाल आता है बच्चों। तो ये देखिए सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखियो यहां पर क्या, पहले तो ग्राफ ड्रॉ कर लेना प्यार से, है ना। इधर ले लेना रेडियंट पावर, रेडियंट पावर लिख देना इधर। ठीक है, रेडियंट पावर R। इधर लिख देना वेवलेंथ, इधर लिख देना वेवलेंथ सिंबल लैम्डा। ठीक है, ऐसा लिख देना। उसके बाद ग्राफ बनाना, तो एक ग्राफ ऐसा बना देना, एक ग्राफ जो है वो कुछ ऐसा बना देना। तो हम क्या देख रहे हैं, टेम्परेचर के बढ़ने से ग्राफ जो है ना वो शिफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो मान लो नीचे वाला जो ग्राफ है, ऊपर वाला ग्राफ जो है वो 3000 केल्विन पे बनाया मान लो, और नीचे वाला जो ग्राफ है वो सपोज 2000 केल्विन पे हमने बनाया है। तो क्या देख रहे कि टेम्परेचर के बढ़ने से, अभी देखो ना सिंपल सी बात है, इधर कौन है, पावर है ना। तो टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पावर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो पावर बढ़ेगा, तो ग्राफ किधर जाएगा, ऊपर जाएगा। टेम्परेचर के बढ़ने से ग्राफ ऊपर जाता है, इस बात को याद रखना है। ठीक है, यस। यहां पर बच्चों ये है हमारा लैम्डा मैक्स 1 और ये है हमारा लैम्डा मैक्स 2। तो हम देख रहे हैं कि लैम्डा मैक्स जो है वो कम होता जा रहा है। लैम्डा मैक्स क्या होता जा रहा है, टेम्परेचर के बढ़ने से वो लैम्डा, टेम्परेचर बढ़ रहा है तो लैम्डा मैक्स घट रहा है, वेवलेंथ जो है वो घट रहा है। तो हम यहां से क्या बोलते हैं कि लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसको एब्सोल्यूट टेम्परेचर क्यों बोलते हैं, क्योंकि टेम्परेचर को केल्विन में पुट करना है, और टेम्परेचर को जब भी तुम केल्विन में रखते हो ना तो उसको हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। दिस इज टेम्परेचर इन केल्विन, टेम्परेचर इन केल्विन को ही हम क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट टेम्परेचर बोलते हैं। तो लैम्डा मैक्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यहां कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी बी आ जाता है। बी को हम बोलते हैं वेन्स कांस्टेंट, बी को क्या बोलते हैं, वेन्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 2.897 इंटू 10⁻⁻8 मीटर इंटू केल्विन, है ना। देख लो इसकी वैल्यू चेक कर लो एक बार। वेन्स कांस्टेंट 2.897 यस 10⁻³ है, सॉरी 10⁻³ है ना, मीटर इंटू केल्विन। तो ये हमारा वेन्स कांस्टेंट हो गया। यहां से हम ये भी बोल सकते हैं कि λ1 अपॉन λ2 इज इक्वल टू T2 अपॉन T1, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो 1 का 1 2 का 2 ऐसा देख सकते हो आप। तो यही हमारा है वेन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ। और लास्ट हम आते हैं स्टीफन्स बोल्ट्जमैन लॉ ऑफ रेडिएशन, ये लेके चैप्टर हमारा हो जाएगा फिनिश। तो स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ, ये भी इसको मैं दे रहा हूं 3 स्टार, 3 स्टार दे रहा हूं, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ का स्टेटमेंट पूछेंगे और इसके ऊपर हो सकता है कोई साथ में न्यूमेरिकल भी दे दें। ठीक है, तो कुछ नहीं बच्चों, बहुत ही सिंपल है कि किसी भी बॉडी का जो रेडियंट पावर होता है, ये मैं ब्लैक बॉडी के लिए लिखता हूं,
ब्लैक बॉडी का जो रेडियंट पावर होता है वो होता है सिग्मा इंटू टी टू दी पावर 4। बस खत्म, है ना। यही है हमारा ब्लैक बॉडी के लिए। इसको बोलते हैं स्टीफन्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं बच्चों? स्टीफन्स कांस्टेंट। इसकी वैल्यू होती है 5.67 10 टू द पावर -8, है ना। यूनिट क्या होगी? तो यूनिट पता लगाने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं। सिग्मा जो है, सिग्मा हमारा क्या है? वो है आरबी अपॉन टी टू दी पावर 4। रेडियंट पावर के लिए हमने लिखा था वाट पर मीटर स्क्वायर, है ना। और ये केल्विन का पावर 4, तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वाट पर मीटर स्क्वायर केल्विन टू दी पावर 4। ये इस तरह से स्टीफन्स कांस्टेंट का स्टैंडर्ड यूनिट हमारा मिल जाएगा। तो यह है ब्लैक बॉडी के लिए। फॉर ऑर्डिनरी बॉडी, ऑर्डिनरी बॉडी के लिए इसको हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। किसी ऑर्डिनरी बॉडी के लिए इस इक्वेशन को हम मॉडिफाई भी कर सकते हैं। कैसे मॉडिफाई कर सकते हैं? कुछ नहीं करना, बस यहाँ पे एक स्मॉल ई दे दो, स्मॉल ई इंटू सिग्मा इंटू टी टू दी पावर 4। यहाँ टी क्या है? बॉडी का टेम्परेचर। जो भी बॉडी हम ले रहे हैं उस बॉडी का कुछ टेम्परेचर होगा, तो बॉडी के टेम्परेचर को हम क्या बोल रहे हैं? टी बोल रहे हैं। ई सिग्मा टी टू दी पावर 4। ई हमारा क्या है? कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन है। ई हमारा क्या है बच्चों? कोएफिशिएंट ऑफ एमिशन है। ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए हो गया। ये किसके लिए हो गया? ऑर्डिनरी बॉडी के लिए हो गया है, ठीक है। तो ये ऑर्डिनरी बॉडी के लिए हो गया। और यही नहीं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, ये जो आर है हमारा, इस आर को हम लिख सकते हैं एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज इक्वल टू ई सिग्मा टी टू दी पावर 4। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहां पे आखिरी चीज आ रही है, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ठीक है। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट की बात आ रही है बच्चों यहां पर। तो मैं रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट भी यहां पे आपको बता देता हूं। रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, है ना। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट हमारा क्या होगा? देखो, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, तो यहां आते हैं। तो देखो बच्चों, यहां पर अगर हम ध्यान से देखें Q बाई टी, है ना। आप देखो लास्ट पेज निकाल लो, आप लास्ट पेज पे वो दिया हुआ है हमको, ठीक है। तो ये है एनर्जी लॉस पर, ये एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। ये एनर्जी एमिटेड, एनर्जी एमिटेड पर यूनिट एरिया पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, है ना। तो ये मैं ऐसा लिख रहा हूं, तो ये मैं लॉस, लॉस ऑफ हीट इज इक्वल टू हीट एमिटेड, हीट एमिटेड माइनस हीट एब्जॉर्ब्ड। ऐसा लिख रहा हूं बच्चों, हीट एमिटेड माइनस हीट एब्जॉर्ब, ठीक है। तो रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, इसी को मैं आर एच लिख देता हूं, रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट, ठीक है। या नहीं तो मैं ऐसा लिख करता हूं, इसको ऐसा लिख दो, नेट लॉस ऑफ हीट, नेट लॉस ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। इसको मैं लिखता हूं हीट एमिटेड। हीट एमिटेड में क्या लिख रहा हूं? एमिटेड क्या होगा? ई सिग्मा टी टू दी पावर 4। तो हीट एमिटेड ई सिग्मा टी टू दी पावर 4। और हीट एब्जॉर्ब सेम रहेगा, बस यहां पे सराउंडिंग का टेम्परेचर लेना पड़ेगा। तो यहां पर देखो, जो बॉडी है, बॉडी का टेम्परेचर T है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T0 है। तो T हमारा क्या है? T है टेम्परेचर ऑफ बॉडी, टेम्परेचर ऑफ बॉडी। और T0 क्या है? T0 है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग, T0 है टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग। तो एब्जॉर्ब कहां से कर रहा है? एब्जॉर्ब सराउंडिंग से कर रहा है। और एमिट कहां से कर रहा है? एमिट अपने खुद के टेम्परेचर की वजह से एमिट कर रहा है और सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से एब्जॉर्ब कर रहा है। सराउंडिंग के टेम्परेचर से एब्जॉर्ब कर रहा है और अपने खुद के टेम्परेचर की वजह से एमिट कर रहा है। खुद के टेम्परेचर की वजह से एमिट कर रहा है और सराउंडिंग के टेम्परेचर की वजह से एब्जॉर्ब कर रहा है। इतना सा ही बस यहां पर फर्क है, बस काम हो गया। ई सिग्मा बाहर निकाल लो, ये होगा T का पावर 4 माइनस T0 का पावर 4। यही हमारा फॉर्मूला है। इसी को बोलते हैं लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। नेट लॉस ऑफ हीट पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, लॉस ऑफ एनर्जी पर यूनिट एरिया
पर यूनिट टाइम। दैट्स इट बच्चों, दैट्स इट, देख लो, है ना। तो इसी के साथ साथ अगर वो ब्लैक बॉडी हुई, अगर वो ब्लैक बॉडी हुई तो स्मॉल ई की जगह पर क्या रख देना, 1 रख देना। अगर वो ब्लैक बॉडी हुई तो स्मॉल ई की जगह पर 1 रख देना। अगर ब्लैक बॉडी नहीं हुई तो फिर स्मॉल ई की जो भी वैल्यू क्वेश्चन में दी रहेगी वो आपको पुट कर देना है, ठीक है। इसी के साथ साथ चैप्टर हमारा होता है समाप्त बच्चों, ठीक है। न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस कर लेना, आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। न्यूमेरिकल जरूर प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। ओके, चलेगा। तो आज के लिए इतना बस करते हैं। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं। बच्चों लिरिक्स में अगर मिस्टेक हो तो मुझे माफ कर देना, क्योंकि लिरिक्स मुझे अच्छे से याद नहीं रहते हैं, ठीक है। भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, हौले हौले दिल की जमीन को तेरे हवाले करूं, खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं, सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे, करम रे तेरा मुझ पे करम हुआ रे, हो बादलों की तरह ही तो तूने मुझ पे साया किया है। सैड सॉन्ग, ओके। पास आए दूरियां फिर भी कम ना हुई, तेरी मेरी तेरी प्रेम कहानी है मुश्किल, दो लफ्जों में ये बयां ना हो पाए। मैशअप, यस। है तेरी मेहरबानी कि बिन जाने ही हम सवर गए, है तेरी मेहरबानी कि अंधेरों से हम निकल गए, ठीक। चलेगा बच्चों, तो मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में फिर से एक कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। न्यूमेरिकल्स जो है वो जरूर सॉल्व कर लेना, है ना। ठीक है, एक रिक्वेस्ट आई है, ओके। हो आंखों से बढ़ के तुझे दिल पे मैंने लिखा, तू बन गया है मेरे जीने की एक वजह, दिल में है क्या कुछ तो बता, क्यों है भला खुद से खफा,
तू ही मेरी शब है, सुबह है, तू ही दिन है मेरा, तू ही मेरा रब है, जहां है तू ही मेरी दुनिया, तू वक्त मेरे लिए, मैं हूं तेरा लम्हा, कैसे रहेगा भला होके तू मुझसे जुदा। ओके बच्चों, बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।